गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जिस वक्त ये लेक्चर देख रहा है, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम है सी एस सुनील कुमार और हम कर रहे हैं क्या सर, हम पढ़ेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी आप लोग मेरे साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे सी ए इंटर के लिए। चल, तो शुरू करें अपनी क्लास। बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको समझ के करेंगे। सारे लेक्चर्स में मैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में कराऊंगा और जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम बहुत ही प्यार से समझ के करेंगे। कुछ भी चीज़ रटेंगे नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं रटेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं रटेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं रटेंगे। हम सारी चीज़ें समझ के करेंगे। आओ चलो तो अपनी क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। चलो तो थोड़ी स्माइल लेकर आओ भाई। नया अपना आप सब्जेक्ट शुरू कर रहे हो, सी फाउंडेशन से निकल के इंटर में आ गए हो, तो थोड़ी स्माइल के साथ शुरू करो। आओ शुरू करते हैं। चलो सर, हमें पढ़ना क्या है? सर हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आते हैं सर। सबसे पहले तो एक वर्ड आता है कॉस्ट, दूसरा आता है मैनेजमेंट और तीसरा आता है अकाउंटिंग। सर अभी तुमने कहा दो वर्ड आते हैं। हाँ, दो मतलब नए वर्ड आते हैं, बाकी एक अकाउंटिंग वर्ड तो आपके लिए पुराना ही है। तो दो नए वर्ड आते हैं सर। एक आता है कॉस्ट, दूसरा आता है मैनेजमेंट, तीसरा आता है अकाउंटिंग। तो आज के लेक्चर में हम इन तीनों के बारे में ही समझेंगे। यानी कि आज के लेक्चर में करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले तो एक माइंड सेटअप करना है, एक बेसिक्स तैयार करना है अपने माइंड में कि भाई हमें इसमें पढ़ना क्या है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी नैया पार लगाता है। मतलब सर ये आपको आपके सीए इंटर में पास होने में बहुत मदद करता है, क्योंकि इसमें आप आराम से अगर ठीक से पढ़ोगे तो मोर देन 70 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है। चलो आओ शुरू करते हैं। सर सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। शायद आपको पता होगा कि टाटा कंपनी ने, आपको पता है टाटा कंपनी जो है उसने एक कार बनाई थी बहुत पहले। याद है कुछ? हाँ सर टाटा कंपनी तो कार बनाती रहती है, हाँ। लेकिन उसने एक नैनो नाम की कार बनाई थी। किसी को याद है नैनो? हाँ सर याद है, एक नैनो नाम की एक कार बनाई थी उसने। रतन टाटा जी ने प्रॉमिस करा था कि मैं एक आम आदमी को 1 लाख रुपए में कार बना के दे दूंगा। 1 लाख रुपए में तो उस टाइम ऑटो नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, खैर अब तो लाख रुपए की बाइक मतलब शुरुआत ही 1 लाख रुपए से टू व्हीलर की होती है। पर उस टाइम उन्होंने कहा कि भाई मैं, 2008 की बात है, उन्होंने कहा कि भाई मैं 1 लाख रुपए की कार बना के दूंगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि वो रास्ते में जा रहे थे और टू व्हीलर पे उन्होंने एक फैमिली को देखा जिसमें हस्बैंड थी और हस्बैंड था, उसकी वाइफ थी और उसके बच्चे थे, 2-3 बच्चे थे। तो उनको ये लगा यार ये कितना अनसेफ है हाईवे पे, ऐसे वो पूरी फैमिली को एक टू व्हीलर पे बैठा के लेके जा रहा है। तो उनको उससे ये लगा कि नहीं यार, मुझे अपने देशवासियों के लिए कुछ करना चाहिए, आम आदमी के लिए, एक मिडिल मैन के लिए, मिडिल क्लास मैन के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास जो है वो इतनी कार, महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम ही कार की शुरुआत मेनली 3 लाख से शुरू होती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक काम करते हैं, कार बनाते हैं जो कि एक मिडिल क्लास का पर्सन भी अफोर्ड कर सके, ठीक है। चल, तो उन्होंने क्या कहा देखो जरा, 2008 में उन्होंने कहा मार्केट में सबसे सस्ती कार कितने की आती है? 3 लाख की आती है। इन्होंने कहा कि मुझे आम आदमी के लिए 1 लाख रुपए में कार बना के देनी है। कितने में कार बना के देनी है? 1 लाख में। अब जरा इमेजिन करो कि एक कार, जो मारुति की नॉर्मल कार भी आती थी, मारुति 800 जिसको हम कहते हैं, वो कार आती थी 3 लाख रुपए की। और टाटा जी ने वादा क्या करा कि मैं 1 लाख रुपए में कार बनाऊंगा। क्या ये पॉसिबल था उस टाइम पे या नहीं था? आप खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल था? सर रतन टाटा जी को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उनके सामने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि देखो उन्होंने तो कहा कि भाई मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, मैंने तो प्रॉमिस कर दिया, अब बताओ। तो उनके सामने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, या फिर जो मैं कहूँ जो पर्सनस हैं जो कार बनाते थे उनकी कंपनी के, उन्होंने आके कहा सर देखिए तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए 3 लाख की तो मिनिमम कार बनती है, जिसमें बहुत ही कम कॉस्ट, मतलब सबसे कम से कम हम चीज़ें लगाते हैं ना, घटिया से घटिया चीज़ें भी लगाते हैं, घटिया तो नहीं कहूँगा, मतलब कम क्वालिटी की चीज़ें भी लगाते हैं, तो भी वो कार 3 लाख की बनती है। आप कह रहे हैं 1 लाख की बना दो, सर पॉसिबल कैसे है ये? उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता, कुछ भी करो इसको बनाओ। तो उन्होंने कहा कि भैया इसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि सेलिंग प्राइस इसका होना चाहिए 1 लाख रुपए इंक्लूडिंग ऑल, यानी टैक्स वैक्स सब लगा के, सब चीज़ें मिला के एक आम आदमी को ये कार 1 लाख की पड़नी चाहिए। मुझे इससे ज़्यादा की कॉस्ट या फिर ज़्यादा का सेलिंग प्राइस इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो उसकी कॉस्ट है, यानी कार बनाने की लागत है, वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। भाई बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि सेलिंग प्राइस कार की सेलिंग प्राइस कितनी है? 1 लाख रुपए। तो आपको पता होगा, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है। सर सेलिंग प्राइस निकलता है जब मैं कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देता हूँ। तो इसका मतलब सर, अगर मुझे वो कार 1 लाख की बनानी है और 1 लाख की बना के बेचनी है, 1 लाख की बनानी मतलब 1 लाख की बनाकर बेचनी है, तो मुझे उस पर प्रॉफिट भी कमाना है। क्या करना है? हमें उस पर प्रॉफिट भी कमाना है। इसका मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए, बिलो
रुपीज़ 1 लाख। क्या ये बात आपको समझ आई? हाँ सर, समझ आ गया कि सर सिंपल बात है कि अगर 1 लाख की उसकी सेलिंग प्राइस है तो उसकी कॉस्ट 1 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी टाटा जी ने कह दिया कि भैया 1 लाख से कम की कार की कॉस्ट आनी चाहिए ताकि हम उसको मार्केट में 1 लाख की बेच सके। ठीक है, चलो, तो यानी कि सारी कॉस्ट मिलकर, यानी कार बनाने में जितने भी खर्चे होते हैं सारी कॉस्ट मिलकर 1 लाख से कम होनी चाहिए एक कार की, तभी तो 1 लाख में बेचने पर क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। मतलब सारी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। बात समझ आई? हाँ सर, बात समझ आ गई है। पढ़ो जरा आगे क्या लिखा है। 1 लाख, एक कार 1 लाख से कम में बन जानी चाहिए, तभी तो 1 लाख में बेचने पर क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आया सर? क्वेश्चन ये आया सर, इसका मतलब पहले हमें सारी कॉस्ट को समझना पड़ेगा, तभी कॉस्ट को कंट्रोल यानी कि कम कर पाएंगे। क्या आपको समझ आ रहा है अब थोड़ा थोड़ा कि सर हम कॉस्ट पे आ गए हैं? हाँ सर, समझ आ रहा है कि जब भी हमें क्या समझ आया कि सर भाई उनके सामने प्रॉब्लम आई कॉस्ट की। क्या प्रॉब्लम आई कि सर जो कार 3 लाख में बनती थी वो कार उनको 1 लाख में बना के देनी है, यानी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। पहले कॉस्ट, लेट सपोज 3 लाख के सेलिंग प्राइस है, एक कार जो बिकती है वो 3 लाख की बिकती है। ठीक है, उसका जो कॉस्ट प्राइस आता है, यानी बनती कितने में है, लेट सपोज वो बनती है 2,50,000 में। कितने की बनती है? 2,50,000 में। अब वो कह रहे हैं कि इस 2,50,000 को कम करके कितने पे लेकर आ जाओ, 1 लाख पे नहीं, 1 लाख से कम पे, लेट सपोज 90,000 पे लेके आ जाओ, क्योंकि तभी तो 1 लाख को 1 लाख पे बेचने के प्रॉफिट कमाएंगे हम। भाई 1 लाख का बनाए 1 लाख में बेच दिया, क्या फायदा? बिजनेस कर रहे हैं ना, चैरिटी नहीं कर रहे ना। तो यानी कि हमें क्या समझना पड़ेगा सर? हमें समझना पड़ेगा कॉस्ट को। किसको समझना पड़ेगा सर? हमें समझना पड़ेगा कॉस्ट को। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आप बात कर रहे हो, तो कॉस्ट को समझने का मतलब है कि हम कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज, याद रखना दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूं मैं, अभी डिटेल में समझेंगे। कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस बनाने में जो भी कॉस्ट आएगी उनको समझना है, उनको समझना है। ठीक है सर, बात समझ आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो नहीं भी समझ आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी धीरे धीरे और समझ आ जाएगा। चलो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? सारी कॉस्ट को समझना पड़ेगा और कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। हमने उसको क्या कहा? कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी समझेंगे और भी चीज़ें। ठीक है, ठीक है सर, इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं सर? हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले अपना एक है ना मेंटल लेवल लेकर आओ कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से मेन फ़ायदा ये होता है कि आप ऑल्टरनेटिव बहुत निकाल सकते हो। मतलब सर, मतलब आपका दिमाग बहुत तेज़ हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना सीए का दिमाग बड़ा तेज़ होता है, उसका बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, कि कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको ऐसे टेक्निक्स कराई जाएंगी, ऐसे तरीके कराए जाएंगे जो भले ही आप प्रैक्टिकली मतलब क्वेश्चंस में उन सब चीज़ों में तो यूज़ करोगे, बाद में आगे चलोगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जाओगे या सर्विस इंडस्ट्री में जाओगे, वहाँ पर भी यूज़ करोगे, लेकिन आपकी डेली लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत यूज़ करोगे। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई अब भाई आपके पास टाइम है 2 घंटे का। अब 2 घंटे में आपके दोस्त ने फ़ोन करा कि भाई एक काम करे यार, यहाँ पे आते हैं, घर यहाँ पे है ना, खाली है, कोई भी नहीं है, आज है ना पार्टी वार्टी करेंगे खूब। ठीक है, और आपकी गर्लफ्रेंड का ही फ़ोन आ गया कि भाई मैं आज जल्दी छुट्टी हो गई मेरी या जो भी है, चलो घूमने चलते हैं। और तीसरा आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे पढ़ाई भी करनी है। अब आप 3 चीज़ों में या 3 डिसीजंस में घूम रहे हो कि करना क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बहुत ही एफिशिएंट डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। आप सबकॉन्शियसली कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज़ कर लोगे, पक्का यूज़ कर लोगे। ठीक है, चलो तो हम आगे पढ़ते हैं ज़रा। तो सर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ना क्या है? सर हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ना है वाई वी आर स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ी जा रही है? क्योंकि सर टाटा जी ने कहा था कि भाई 1 लाख रुपए में हमें कार बेचनी है, तो भाई कार बना के दो, मुझे नहीं पता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से क्या हुआ सर? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से हमें क्या हुआ? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। हमें ये पता चला कि भाई एक कार बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि कॉस्ट क्या होती है? क्या आप में से कोई समझ पाया है अभी तक कॉस्ट क्या होती है? मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल है। भाई जितने भी खर्चे लग रहे हैं किसी गुड्स को बनाने में, जैसे कार है हमारे केस में, या फिर किसी सर्विस को बनाने में, सर्विस जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो? उस पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव को खरीद रहे हो, तो उसमें मेरा जो भी खर्चा आया, माइक का खर्चा आया, मेरा मेरे लैपटॉप का खर्चा आया, इन्वेस्टमेंट है मेरी। ठीक है, उस पर मेरी जो लाइटिंग है, मेरा कैमरा है, तो ये जितना भी खर्चा है, टेक्नीशियंस को सैलरी, ये सारे खर्चे जब हम जोड़ देंगे, याद रखना सारे खर्चे जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों? किस चीज़ के? किसी गुड्स या सर्विस को बनाने में। तो कलेक्टिवली हम उसको क्या कहेंगे? उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट, जिसको हिंदी में आप कहते हो लागत। बात समझ आई?
हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना समझ, थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलो, तो यानी कि भाई टाटा जी ने बोल दिया कि 1 लाख की कार बनानी है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से, यानी टाटा जी का काम पूरा करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा सर? हमें पता चलेगा असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट निकालनी कैसे है। कॉस्ट क्या है सर? सारे खर्चों को जोड़ दो तो कॉस्ट मिल जाएगी। इसका मतलब हमें खर्चे भी समझने पड़ेंगे भाई, कॉस्ट निकालने के लिए हमें खर्चे भी समझने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक। कॉस्ट को कंट्रोल करना, इसका मतलब सर पहला पॉइंट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कार बनाने में क्या कॉस्ट लगेगी या लगी। दूसरा, कॉस्ट को कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल करें ताकि फालतू खर्चा ना हो सके। क्या होता है डिटेल में ही पढ़ेंगे, टेंशन मतलब, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये पहली क्लास में होता है ना, थोड़ा सा हमें ग्रैप्स करने में दिक्कत होती है, पर जैसे जैसे हम इसमें प्रोग्रेस करेंगे आपको बहुत आसानी से हर चीज समझ आएगी, ठीक है। चलो, तो भाई असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, पता चले कि भाई कॉस्ट है कितने की, कार कितने की बन सकती है, यानी उसकी कम से कम करके भी कितनी लागत आ सकती है, ठीक है। कॉस्ट को कंट्रोल करना, कंट्रोल मतलब कि भाई कंट्रोल करना, जैसे आपके पेरेंट्स आप पे कंट्रोल करते हैं, आप अपने छोटे भाई बहनों को कंट्रोल करते हो, तो कंट्रोल करें ताकि फालतू खर्चा ना हो, क्योंकि खर्चे से ही क्या बनती है? कॉस्ट बनती है। तो हम खर्चे कम कर देंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएंगे, उसको कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल करना, ठीक है। फिर कॉस्ट रिडक्शन मतलब सर कोई खर्चों की जरूरत नहीं है तो परमानेंटली उसे कम कर दो। हो सकता है कोई ऐसा, हमने 2 गार्ड लगा रखे हो एक जगह पे, हमें लगता है कि भाई एक गार्ड से भी काम चल जाएगा, तो एक गार्ड को परमानेंटली हटा दो, उसको कहते हैं कॉस्ट रिडक्शन, यानी परमानेंटली कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, सर हमें पता है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है। सर सेलिंग प्राइस निकलता है जब मैं कॉस्ट में क्या जोड़ देता हूँ? प्रॉफिट। कॉस्ट में क्या जोड़ देता हूँ? प्रॉफिट। तो इसी तरीके से हम कहते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी, सेलिंग प्राइस प्लस उस पर कितना प्रॉफिट हम कमाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट में जोड़कर ही तो क्या निकलता है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के निकलता है सेलिंग प्राइस। और लास्ट, असिस्टिंग मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर? देखो बहुत सिंपल है कि जब हमने टाटा जी को बताया कि सर देखिए हम नैनो कार बना देंगे, 1 लाख में तो नहीं हो पाएगी, कम से कम है ना 1,50,000 की तो सेलिंग प्राइस आएगी, क्योंकि इतने में तो बिक नहीं पाए, मतलब इतने में तो हमारा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है। और अगर हम कॉस्ट को कम से कम भी करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस भी करते हैं ना, तो कम से कम जो कार है वो 1,20,000 की तो बनती है, यानी उसकी कुल मिला के लागत कितनी आती है? 1,20,000, जिसको हम बेचेंगे कितने में? 1,50,000 में। तो अब टाटा जी सोचेंगे क्या इसको बनाने में बेनिफिट है, क्या इसकी मार्केट में डिमांड है। आपको पता है नैनो लॉन्च तो हुई थी पर मार्केट में डिमांड नहीं हुई, तो अब उन्होंने कहा कि यार हम क्यों अपने रिसोर्सेज, अपनी फैसिलिटी, अपनी पैसा, अपने एम्प्लॉयज़ इसमें लगाएं। एक काम करते हैं ना, जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है या डिमांड आगे मार्केट में हो सकती है, हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करें। तो इसीलिए इसको कर दिया डिसकंटिन्यू, और क्या बनाने लग गए सर? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू करा। यानी अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या उतनी कार नहीं बिक रही, या तो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या तो उतनी कार बिक नहीं रही, यानी जो हमने सोचा था सिंपली वो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई वो कार बंद करो, यानी फिर उस प्रोडक्ट को बंद करो और नए प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दो। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है सर? डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? डिसीजन मेकिंग। और अभी मैंने आपको बताया कि आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप कॉस्टिंग की हेल्प से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी डिसीजन मेकिंग को यूज, मतलब कॉस्टिंग को यूज करोगे, ठीक है सर। हाँ सर समझ आएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करो, आओ जरा भाई कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं सर? थोड़ा थोड़ा समझ आया। रतन टाटा जी ने देखा भाई रास्ते पे लोग जा रहे थे, मतलब हस्बैंड और वाइफ जा रहे थे, उनके बच्चे आ रहे थे कार में सॉरी बाइक पे, तो उनको लगा कि नहीं भाई कार होनी चाहिए काम आदमी के लिए, तो उन्होंने कहा अपने मैनेजमेंट को, अपने स्टाफ को कि एक काम करो, इधर आओ भाई, मुझे कार चाहिए 1 लाख में बना के देनी है सेलिंग प्राइस, यानी कि कार 1 लाख से कम कम की होनी चाहिए। उन्होंने कहा सारे खर्चों को जोड़ो, खर्चों को कम करो, रिड्यूस करो, कंट्रोल करो। उसके बाद पता चला कि कार तो भाई 1,20,000 से कम की नहीं बन सकती। उन्होंने कहा ठीक है 1,20,000 की है ना, 1,50,000 की बेचेंगे। 1 लाख की प्रॉमिस करा था, कोई नहीं 1,50,000 की बेच सकते हैं। पता चला कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो क्या बनाना शुरू करा? इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू करा। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से क्या क्या पता चला सर? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से हमें पता चला असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये पता चला कौन कौन से खर्चे हैं, सारे खर्चे जोड़ दिए, कौन कौन से खर्चे हैं, सारे खर्चे जोड़ दिए, तो क्या निकल कर आ गई? कॉस्ट निकल कर आ गई। फिर कॉस्ट को कम करा गया, कॉस्ट को कंट्रोल करा गया, कम करा गया, कॉस्ट को रिड्यूस करा, रिड्यूस मतलब परमानेंटली बंद कर दिया। 2 स्टाफ रखे हुए, एक से काम हो जाएगा, एक को निकाल दो। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? जब कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ते हो तभी तो सेलिंग प्राइस निकलता है। और लास्ट में क्या है? असिस्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन, जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट डिसीजन ले सकते हो। इन्हीं चीज़ों को हम घूम फिर के बार बार पढ़ते रहेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ चलते रहो, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी। पहली क्लास में वैसे भी थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती ही है, ठीक है। चलो मैं पानी पी लूँ, हाँ सर पानी पी लूँ। आप कब से बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, ठीक है मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। और
एक काम करो तब तक, ये करो, वाई वी आर स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन लिखो और ये पांचों उसके आंसर पॉइंट वाइज लिख लो, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी और असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये लिख लो। इसको वीडियो को पॉज कर लो और लिख लो, ठीक है। चलो लिख लिया, ठीक है। सर कॉस्ट अकाउंटिंग में अब जरा देखो ये अंकल जी क्या समझा रहे हैं, कह रहे कॉस्ट अकाउंटिंग में दरअसल हम कुछ टेक्निक्स एंड प्रोसेस सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कुछ टेक्निक्स एंड प्रोसेस सीखने हैं जिसकी हेल्प से हम ऊपर दिए हुए क्वेश्चंस का सोल्यूशन निकालेंगे। कौन से क्वेश्चन सर? ये वाले, असेसमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। क्या मतलब हुआ कि सर देखो, जब भी किसी भी कंपनी को या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को या जो भी है, ठीक है, गुड्स बनाने हैं या सर्विस बनानी है, गुड्स बनाने हैं या सर्विस बनानी है, उसको सबसे पहले तो उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए, उसकी लागत पता होनी चाहिए कि कितनी उस पर लागत लगी। और कॉस्ट कुछ नहीं होता जब आप सारे खर्चों को जोड़ दोगे, यानी एक्सपेंस नंबर 1, एक्सपेंस नंबर 2, एक्सपेंस नंबर 3, ठीक है। इस कार को बनाने में जो भी खर्चा आया उन सबको जब आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? उसकी कॉस्ट बन जाती है। क्या बन जाती है? उसकी कॉस्ट बन जाती है। तो सर अब ये खर्चे निकालने कैसे हैं, कॉस्ट को कैसे निकालना है, उसके लिए हमें कॉस्टिंग में पढ़ना क्या है? कुछ टेक्निक्स पढ़नी है। क्या पढ़ना है? कुछ टेक्निक्स पढ़नी है, कुछ प्रोसेस सीखने हैं। याद रखना दो चीज़ें, कुछ टेक्निक्स सीखनी है, कुछ प्रोसेस सीखने हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कॉस्ट को निकाल सकते हैं, या फिर मैं कहूँ खर्चों को निकाल सकते हैं। उनको जोड़ के कॉस्ट निकाल लेंगे और उससे हमें इन सब का आंसर मिल सकता है, उससे हमें इन सब का आंसर मिल सकता है। क्या अब आपको समझ आया कि कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना क्यों ज़रूरी है? सर कॉस्ट के बारे में हमें समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, हम कोई भी गुड्स बनाते हैं या कोई भी सर्विस बनाते हैं, तो अब एक्चुअली में देखो क्या है, एक्चुअली में कंपटीशन बहुत है। आपको नहीं पता है? एक्चुअली में मार्केट में कंपटीशन बहुत है। ऑनलाइन होने की वजह से तो और ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। कोई सामान मार्केट के अंदर अगर 100 रुपये का बेच रहा है तो उसका कॉम्पिटिटर भी वो मार्केट में सामान 100 रुपये का नहीं तो हो सकता है वो 98 या 99 का बेचे। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में कंपटीशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को लेके आना चाहता है। वो कितने का भी सेलिंग प्राइस रखे लेकिन कॉस्ट से कम तो नहीं रखेगा, क्योंकि कॉस्ट से कम रखेगा तो उसका मतलब तो लॉस में जा रहा है। जैसे जियो जब आया था तो जियो ने क्या करा, फ्री में देना शुरू करा, फ्री में ले लो, फ्री में सिम लो, फ्री में डेटा चलाओ, सब लोगों को फ़ोन पे लगा दिया। सब लोग बैठ के रील देखे जा रहे हैं, दिखे जा रहे हैं। आप भी हो सकता है कि अब ये क्लास भी देख रहे हो, साथ में रील भी देख रहे हो, तो देख रहे हो तो भाई फ़ोन साइड में रख दो और क्लास देखो ढंग से, ठीक है। इंटर में आ गए हो, चलो रखो फ़ोन रखो। तो उन्होंने लगा दिया सबको, देखो भाई नेट पे बैठो, यूट्यूब देखो, रील देखो, सब बैठ कर देखे आ रहे हैं। तो क्या वो कॉस्ट से कम पे सामान दे रहे थे? सर वो तो फ्री में दे रहे थे। फ्री में नहीं दे रहे थे, वो मार्केट अक्वायर कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या करा, प्राइस रखा कि भाई इतने का रिचार्ज कराओ, लोगों ने रिचार्ज कराना शुरू करा। फिर उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया तो भी लोगों ने रिचार्ज कराना शुरू करा। क्यों? क्योंकि लोगों को आदत हो गई ठीक है। चलो, तो सर कंपटीशन बहुत है, इसलिए क्या है कि भाई कोई भी गुड्स या सर्विस जब बनाते हैं ना, तो बनाने से पहले ही उनको कम से कम उसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि कितनी लग सकती है, फिर कितनी लग सकती है, फिर बनने के बाद भी पता होना चाहिए कि लगी कितने की, यानी एस्टिमेटेड भी पता होना चाहिए और एक्चुअल भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए हमने कॉस्ट को समझना शुरू करा, हमने कॉस्ट को समझना शुरू करा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम मेल नहीं पढ़ेंगे, क्या हम कॉस्ट को ही समझेंगे, यानी कुछ टेक्निक समझेंगे, कुछ प्रोसेस समझेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट को समझेंगे और उसकी हेल्प से हम फिर ये वाले क्वेश्चन जो हैं कॉस्ट को निकालने के बाद, इन सब क्वेश्चंस का हम आंसर दे सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हाँ सर, आपकी बात समझ आ गई है। चलो, तो अगली हेडिंग डालो, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। हेडिंग डालो, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। डालिए हेडिंग, ठीक है। चलो देखो, अब मैंने आपको क्या बताया कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें पढ़ना क्या है। हमने कहा जब भी हम कोई गुड्स बनाएंगे, यानी कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, लैपटॉप ले लो, कैमरा ले लो, ये पेन ले लो, आपके हाथ में जो मोबाइल है वो ले लो, आपके पास जो लैपटॉप है वो ले लो, ऊपर फैन चल रहा है वो ले लो, साइड में एसी चल रहा है वो ले लो, कोई भी गुड्स के बारे में आप सोच लो। एंड सर्विसेज, सर्विसेज कौन सी हो गई सर? सर्विसेज में सर सर्विसेज जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सर्विस है, ठीक है। आप भी जब सीए बन जाओगे तो जब प्रैक्टिस करोगे, जॉब नहीं, जब प्रैक्टिस करोगे वो भी क्या है? आपकी सर्विस, ठीक है। जैसे मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मेरे क्लाइंट से मैं उनको सर्विसेज सर्विस देता हूँ, कंसल्टेंसी देता हूँ, वो भी क्या है? सर्विस है। ऐसे ही आप
डॉक्टर की सर्विस लेते हो, लॉयर्स की सर्विस देते हो, वो एक्चुअली में आपको कुछ बेच नहीं रहे हैं, वो अपना जो नॉलेज गेन करा है उससे आपकी हेल्प कर रहे हैं या फिर उससे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले में वो पैसे चार्ज करते हैं, वो होता है सर्विसेज। तो हमने दोनों की बात करी, हमने गुड्स की बात भी करी, हमने सर्विसेज की बात भी करी, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट गुड्स एंड डिफरेंट सर्विसेज। अब देखो मैंने आपको बताया कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें सीखना क्या है, या कॉस्टिंग में हमें सीखना क्या है, हमें कुछ टेक्निक सीखनी है एंड प्रोसेस सीखना है। किस लिए सीखना है? ताकि हम कॉस्ट को निकाल सके या फिर कॉस्ट को एनालाइज कर सके। क्या कर सके? कॉस्ट को एनालाइज कर सके। और कॉस्ट कुछ नहीं होता, कॉस्ट जितने भी खर्चे हैं उन सबको जोड़ दो, कॉस्ट बन जाती है, ठीक है। एक्सपेंसेस, सम ऑफ ऑल एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एन कॉस्ट। ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल, ठीक है। तो हम उस पर ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में क्या मतलब, उसको उतना समझने की इतनी जरूरत नहीं है, हमें तो पहले तो बेस बनाना है कि भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। चलो, तो कोई भी गुड्स हो गया, कोई भी सर्विसेज, तो सर इसका मतलब ये हो गया हमें टेक्निक्स भी पढ़नी है, हमें प्रोसेस भी पढ़ने हैं। सर क्वेश्चन, आप कह रहे हो कि हर गुड्स के लिए, हर सर्विसेज के लिए, गुड्स तो अलग अलग टाइप के होते हैं, हो सकता है कि ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल को बनाने में जो टाइप्स या जो इसमें पार्ट्स लगते हैं, जो इसमें प्लास्टिक लगता है, जो इसमें मैग्नेट लगता है, जो भी इसमें चिप्स लगती है या जो भी कुछ है इसमें, सर इसको बनाने का प्रोसेस हो गया। दूसरा, एक कार है, कार को बनाने का प्रोसेस हो गया। एक बॉटल है, बॉटल को बनाने का प्रोसेस हो गया। एक फ़ैन है, फ़ैन को बनाने का तरीका हो गया। यानी मेनली आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो ना। थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया कि हाँ हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैन्युफैक्चर के लिए ही होता है, ट्रेडर के लिए होता ही नहीं है। ट्रेडर के लिए बहुत लिमिटेड होता है, मेनली होता है किस लिए? मैन्युफैक्चर के लिए, ठीक है। चलो, तो सर गुड्स तो बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। कार बनती है, बस बनती है, एरोप्लेन बनता है, रॉकेट बनता है, मोबाइल बनता है, लैपटॉप बनता है। सर आप कह रहे हो कि टेक्निकल प्रोसेस, क्या हर गुड्स के लिए सेम टेक्निक होगी? क्या हर गुड्स के लिए, क्या हम वही सेम टेक्निक्स लगाएंगे? क्या हम सेम प्रोसेस लगाएंगे? या हर गुड्स के लिए कुछ डिफरेंट होना चाहिए? आप बताओ ज़रा सोच के, क्या हर गुड्स के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए, जैसे भाई एक एरोप्लेन और एक पेन, एक एरोप्लेन और एक पेन, क्या दोनों के लिए सेम टेक्निक लगेगी कॉस्टिंग की, या कुछ अलग लगनी चाहिए? आप बताओ। ठीक है, सही कह रहे हो कि अलग अलग ही लगनी चाहिए, क्योंकि सर सबका प्रोसेस अलग अलग है बनाने का, तो सबकी कॉस्ट भी अलग अलग है। जो कॉस्ट एरोप्लेन बनाने में आती है, बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट इस पेन को बनाने में या मोबाइल फ़ोन को बनाने में नहीं आएगी, उनका तरीका भी अलग अलग होता है। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा कि हम टेक्निक या प्रोसेस पढ़ेंगे, लेकिन हर गुड्स के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसका मतलब तो पता नहीं कितने हज़ारों लाखों गुड्स होते हैं, क्या सबके लिए अलग अलग पढ़ते रहेंगे? नहीं, सबके लिए अलग अलग नहीं पढ़ते रहेंगे, सब में बनाएंगे। देखो, एक तो बेसिक मॉडल ही है जो हर गुड्स पे लग जाता है। फिर पर्टिकुलर गुड्स के लिए जो कुछ चीज़ें अलग अलग होती हैं, पर्टिकुलर गुड्स के लिए कुछ चीज़ें जो अलग होती है, वो उस बेसिक मॉडल में ऐड कर दी जाएगी। यानी हमें पढ़ना क्या है सर? हमें कॉस्टिंग का एक बेसिक मॉडल पढ़ लेना है कि सर कोई भी गुड्स ले आओ आप, ये सब चीज़ें तो आएंगी आएंगी उसमें। जैसे कि सर उसके अंदर पैसा लगता है, कैपिटल लगती है, सर उसके अंदर हमारे स्टाफ होता है, ठीक है, उसमें लेबर भी लगती है, उसमें कुछ मटीरियल भी लगता है, उसमें कुछ अदर खर्चे भी होते हैं, उसमें लाइटिंग भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, मशीन भी चलती है। क्या ये बेसिक है? हाँ सर ये बेसिक है, ये तो लगभग हर प्रोडक्ट के लिए होता है। तो हाँ, हम वो बेसिक को समझ लेंगे। फिर पर्टिकुलर गुड्स में जो भी चीज़ें होंगी जो कि एक पर्टिकुलर गुड्स के लिए है, जैसे एरोप्लेन के लिए है, तो एरोप्लेन में क्या क्या चीज़ें आएंगी अलग से, तो उस बेसिक मॉडल में उसको भी ऐड कर दिया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर गुड्स की वो कॉस्टिंग हो जाएगी। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ सर, इतना समझ आ गया सर हमें कि हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, तो गुड्स एंड सर्विसेज में हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, और कॉस्टिंग का जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा ना, बेसिक स्ट्रक्चर होगा, तो उसी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो भी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज होंगी ना, उसको हम अलग से इनकॉर्पोरेट कर देंगे, ताकि हम उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की कॉस्ट की बात कर सके। हाँ बिल्कुल सही, समझ आ गया, आपने सही बताया, ठीक है। चलो, तो यानी कि हम दो चीज़ों की बात करते हैं, हम बात करते हैं गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो सर्विस इंडस्ट्री में भी हम कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी क्वेश्चन जो पूछा था, सर गुड्स तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हर टाइप के गुड्स के लिए क्या अलग अलग कॉस्टिंग की टेक्निक है? ठीक है, देखो कितने सारे टाइप्स ऑफ गुड्स, आप मार्केट में जाते हो कितने सारे टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, पैंट, जीन, शर्ट, शूज़, बैग, ये सब आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अंकल जी क्या कह रहा है, देखो कह रहा है बिल्कुल सही बिल्लू, ठीक है, ये कौन है? बिल्लू। कह रहे कि हर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अलग अलग तरीके से बनते हैं, बिल्कुल सही, तो उनके लिए कॉस्टिंग टेक्निक भी अलग अलग ही होगी। लेकिन हज़ारों लाखों गुड्स के लिए हमें नहीं पढ़ना, हमें जो कॉस्टिंग टेक्निक पढ़नी है वो एक बेसिक कॉस्टिंग टेक्निक पढ़नी है, जो हर गुड्स के लिए लगभग होती है। प्लस अगर किसी के अंदर कोई पर्टिकुलर फीचर होता है, यानी कोई डेडिकेटेड फीचर होता है,
तो वो उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप एक लैपटॉप लेकर आते हो। अब जब आप लैपटॉप लेकर आते हो तो क्या सोचते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? आप कहते हो सर उसके अंदर एक तो हमारा ऑफिस का सारा काम हो जाना चाहिए, यानी कि उसके अंदर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हो जाना चाहिए, उसके अंदर विंडोज़ या जो भी आप उसमें मैक ले रहे हो तो उसके अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे नॉर्मल विंडोज़ की बात करते हैं तो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहते हैं कि बहुत अच्छा ओरिजिनल होना चाहिए, लोकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब होना चाहिए, उसके अंदर मूवीज चल जानी चाहिए। ठीक है सर, ये तो सब बेसिक हो गया, तो यानी बेसिक तो हो गया। आप कहते हो नहीं सर उसके अंदर तो है ना हमें बहुत हैवी गेमिंग भी करनी है, हम गेम भी खेलेंगे उसमें, हम बहुत क्या कहते हैं अच्छी अच्छी गेम्स लेकर आए हैं और उसमें हम खेलेंगे। तो बताओ गेम खेलने के लिए आपको चाहिए क्या? चाहिए सर गेम खेलने के लिए चाहिए हमें अलग से ग्राफिक कार्ड। क्या चाहिए? ग्राफिक कार्ड। और लैपटॉप के अंदर आप एक्सटेंडेबल ग्राफिक कार्ड नहीं डला सकते, यानी कि जो उसमें डला आया है वही आप कर सकते हो, आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। यानी अगर आपने एक लैपटॉप ले लिया तो अब आप उसके अंदर एक ग्राफिक कार्ड को अलग से नहीं डाल सकते। हाँ, एक ऑप्शन होता है एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड का, पर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। मतलब वो आपका लैपटॉप जो है डेस्कटॉप की तरह बन जाएगा उस केस में। ठीक है, चलो, तो हम उसकी बात नहीं करते। तो यानी क्या हुआ, एक बेसिक मॉडल आपने देखा, फिर आप उसके अंदर अलग अलग क्या बताने लग गए, अपने जो डेडिकेटेड आपको सामान चाहिए वो बताने लग गए कि भाई उसमें ग्राफिक कार्ड भी होना चाहिए, उसमें स्पीकर भी अच्छा होना चाहिए, उसकी जो स्क्रीन है वो एमोलेड डिस्प्ले होनी चाहिए, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो आपको लगती है वो आप बताओगे। बात समझ आई? तो सिंपल ऐसे ही हमें क्या पढ़ना है सर, हमें कॉस्टिंग पढ़नी है, कॉस्टिंग के बेसिक टेक्निक्स हमें पढ़ लेने हैं। फिर अगर कोई डेडिकेटेड प्रोडक्ट है तो उसके लिए जो भी उसमें आइटम्स आएंगी या जो भी टेक्निक उसमें कुछ चेंज करना होगा तो हम कर देंगे। ठीक है सर, बात समझ आ गई? आप बार बार रिपीट करे जा रहे हो, भाई रिपीट करना मेरा काम है क्योंकि मुझे समझाना अच्छा लगता है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये क्या कह रहे, देखो कह रहे इसी वजह से कॉस्टिंग में हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसीलिए देखो कॉस्टिंग में हमें, इसलिए कॉस्टिंग के चैप्टर्स भी अलग अलग हो जाते हैं। अब आपको समझ आ रहा है, टेक्निक्स तो हमें पढ़नी है बेसिक्स, पर अलग अलग चैप्टर्स क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि सर हर गुड्स का टाइप अलग अलग है, उसका टेक्निक बदल जाएगी, तो टेक्निक बदल जाएगी तो हमें चैप्टर्स भी अलग अलग पढ़ने हैं। जैसे कि हमें मटीरियल कॉस्ट पढ़ना है, आपका चैप्टर है मटीरियल कॉस्ट, पहला चैप्टर है लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, सर्विस कॉस्टिंग बताया था ना सर्विस इंडस्ट्री के लिए, वो यहाँ पढ़ेंगे सर्विस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये क्या होता है पढ़ेंगे, कॉस्ट शीट हमें पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़नी है, सर्विस कॉस्टिंग सर ये आपने 2 बार लिख दिया, हाँ 2 बार लिख दिया कोई नहीं, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। क्या आपको समझ आया अब ये कि अलग अलग चैप्टर्स क्यों हैं? सर ये अलग अलग चैप्टर्स इसलिए है क्योंकि कॉस्टिंग के अंदर गुड्स अलग अलग टाइप से बनते हैं तो सबकी टेक्निक अलग अलग होती है, इसलिए हम बेसिक पढ़ेंगे, पर बेसिक के अंदर जो भी टेक्निक्स अलग अलग डेडिकेटेड प्रोडक्ट की होगी वो हमको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। तो इन सब चैप्टर्स में हम कॉस्ट अकाउंटिंग की अलग अलग टेक्निक सीखेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ गुड्स सर्विसेज के लिए। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया हमें कि भाई कॉस्ट के बारे में। अब सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट की अकाउंटिंग भी तो कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, मैं बताता हूँ, तो हेडिंग डाल लो। अच्छा, उसके अंदर आपने हेडिंग डाल ली थी पर लिखा नहीं था है ना कुछ, तो एक काम करो उसके अंदर ये लिख लो, इन कॉस्ट अकाउंटिंग लिखो, इन कॉस्ट अकाउंटिंग we shall study different costing techniques. In cost accounting we shall study different costing technique for goods as well as services, for goods as well as services। ठीक है, ठीक है, चलो आगे लिखो उसमें, since there are different, since there are different goods and different services, so and so we have to study, we have to study the basic costing techniques as well as costing techniques dedicated to a particular goods या गुड और सर्विस। ठीक है, देखो
जो मैंने ये बुक बनाई है ना, ये जो भी नोट्स मेरे हैं, ये प्रॉपर मेरी बुक है। इन बुक्स में मैंने जानबूझ के ये हिंदी में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब आप ये सब पढ़ लोगे और जब रिवाइज करने जाओगे ना, तो ये इंग्लिश वाली चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई वो पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो इंग्लिश तो आप बना ही लोगे, इतना कोई आप फाउंडेशन क्लियर करके आओ पागल नहीं हो, ठीक है, सीए के बच्चे हो, आपको बहुत नॉलेज है, तो आपको सब पता है। तो भाई आपको बस पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज़ है और आप लिख लोगे। तो मैंने इसलिए ये हिंदी में लिखा है क्योंकि फटाफट फटाफट आप पढ़ लोगे और आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, देखो कि भाई इन सब चैप्टर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग को अलग अलग टेक्निक, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग अलग टेक्निक सीखेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है, बात समझ आई। चलो अब हेडिंग डाल लो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वर्सेस कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। वर्सेस का मतलब ये झगड़ा नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगे वर्सेस का मतलब मारपीट हो रही है तो मारपीट नहीं है, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डिफरेंसेस क्या है। लिख लो, हेडिंग डाल ली। चलो सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम पढ़ के आ चुके हैं, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग अभी पढ़नी है। और सर ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? अगर आपने ध्यान दिया हो या फिर अगर आपने कोर्स देखा हो, तो आपके सीए फाइनल के अंदर, आपके सीए फाइनल में है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपके सीए फाइनल में क्या है? एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। बात समझ आई? कोई नहीं, अभी समझते हैं इसको। देखो जरा क्या होता है, एक कंपनी में तीन टाइप के लोग होते हैं। कितने टाइप के लोग होते हैं? तीन टाइप के लोग होते हैं। एक होता है जिसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है सर फाइनेंस ट्रांजैक्शंस को या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। इसका मेन काम क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। जैसे आप फाउंडेशन में पढ़कर आए हो, आपने क्या क्या पढ़ा है सर फाउंडेशन में? हमने पढ़ा था सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले बनते हैं वाउचर्स। क्या बनते हैं? वाउचर्स, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में हमारे मेनली क्या बनते हैं सर? फाइनल अकाउंट्स में बनता है मेरा ट्रेडिंग, और अगर मैन्युफैक्चर है तो मैन्युफैक्चरिंग वाले अभी बनता है पीएनएल, और लास्ट में बनती है बैलेंस शीट, ठीक है। ये सारी कहाँ पढ़ी थी आपने? सर ये पढ़ा था मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यानी अकाउंटिंग वर्ड कुछ नहीं है, अकाउंटिंग वर्ड का मतलब मेनली है रिकॉर्ड करना। किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हो? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। किसको रिकॉर्ड करते हो? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स भी था इसमें, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, ये आपने पढ़ा होगा। बात समझ आई? तो ये कब था सर? ये होते हैं मेरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है आपकी? आपकी हमेशा हिस्टोरिकल होती है। हिस्टोरिकल, हाँ सर, हिस्टोरिकल का मतलब पहले ट्रांजैक्शन हो जाती है, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। पहले ट्रांजैक्शन हो जाती है, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। एग्जांपल, भाई परचेज करी तो हमने क्या करा? उसको बोला, फ़ोन करा अपने सप्लायर को कि भाई एक काम करो, 1 लाख रुपए का सामान हमें भिजवा दो। उसने हमें सामान के लिए बोल दिया ठीक है भिजवा देंगे। फिर हमने क्या करा? उसने क्या करा? एक इनवॉइस यानी कि बिल बना के हमें दे दिया, यानी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। ट्रांजैक्शन मतलब खरीदने का काम तो हो गया। अब वो इनवॉइस जब हमारे पास एज एन अकाउंटेंट हमारे पास आएगा, हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपने लैपटॉप में, टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, ये जो भी सॉफ्टवेयर होगा आपका उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम उसको कहेंगे कि भाई हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमेशा कैसी होती है? हिस्टोरिकल होती है। कैसी होती है? हिस्टोरिकल, यानी पहले काम हो जाता है, फिर उसको रिकॉर्ड करा जाता है, और उसका ये पूरा प्रोसेस होता है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ये सब, ठीक है। तो एक तो ये पर्सन हो गया, लेट सपोज इसका नाम है इसका नाम है जग्गू, ठीक है। क्या नाम है इसका? जग्गू। अब दूसरा जो पर्सन है इसका नाम है जय। क्या नाम है इसका? जय। अब जय क्या करता है सर? जय का काम क्या है? जब भी कोई प्रोडक्ट, हम है ना अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं कंपनी में, हम सीजनल प्रोडक्ट बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं कभी कुछ बनाते हैं, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही हम थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। मतलब जैसे कि भाई हमें लगता है ठंड है तो ठंड में हम हीटर बनाना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है गर्मी है, गर्मी में हम पंखे बनाना या एसी बनाना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है बारिश है, बारिश में हम छतरी बनाना शुरू कर देते हैं। सीजनल प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और टाइम के साथ साथ अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड भी करते रहते हैं, ठीक है। चलो, तो जय का काम क्या है कि जो भी हम प्रोडक्ट अलग अलग बनाएंगे, जो भी काम प्रोडक्ट हम अलग अलग बनाएंगे, उसकी कॉस्ट को ध्यान रखना या उसकी कॉस्ट निकाल के बताना। उसकी कॉस्ट निकाल के बताना कि भाई कितनी उसमें कॉस्ट लगी। तो कॉस्ट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सिंपल है, अभी हमने पढ़ा था, हमें कॉस्टिंग की टेक्निक्स, हमें कॉस्टिंग की टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी। कॉस्टिंग की टेक्निक्स यानी जय का मेन काम क्या है? जय का मेन काम क्या है कि जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उसकी कॉस्ट निकालना और बताना कि भाई कॉस्ट कितने की, ये माल जो है अलग अलग जो भी बना रहे हैं कितने का पड़ेगा। तो यानी एक बात समझ आई कि सर इसका मतलब कॉस्ट में है ना दो चीज़ें हो गई। एक तो हो गई हिस्टोरिकल, मतलब कि भैया हमने प्रोडक्ट बना लिया,
और फिर हम बता रहे हैं ये प्रोडक्ट इतने का बना। जैसे कि हमने पेन बना लिया और हमने बताया कि ये पेन बना सर 10 रुपये का, सारे खर्चे वर्चे सब कुछ जोड़ दिए हमने और हमारी लागत आई 10 रुपये। अब इसको आप 12 रुपये का मार्केट में बेच दो। दूसरा, हमने कहा कि भाई हमें एक ऐसा पेन चाहिए जिसमें ना टॉर्च भी हो। तो अब हमने जय को काम पे लगा दिया। पहले बताओ ज़रा कि भाई ये हम इसको बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि पहले बना के बेचना शुरू कर देंगे। पहले हम चेक करते हैं कि भाई पहले बन सकता है नहीं बन सकता, और बनेगा तो कितने का बनेगा। हो सकता है कि ये बनने बनने में 50 रुपये लग जाए, तो 50 रुपये में कोई खरीदेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि भाई बताओ कम से कम कितने की कॉस्ट यह बन सकता है, और फिर हम देखेंगे क्या ये मार्केट में बिक सकता है। तो वो बनाएगा, चेक करेगा, सारी चीज़ें देखेगा, अच्छा इतना खर्चा आ सकता है, ये हो सकता है, तो वो उसकी कॉस्ट निकालेगा टेक्निक्स को यूज़ करके। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पेन अभी बना नहीं है टॉर्च वाला, लेकिन वो पहले से ही चेक करके सारी चीज़ें हमें बताएगा। तो यानी इसको मैं कह सकता हूँ कि ये फ्यूचर के लिए भी काम हो रहा है। किसके लिए काम हो रहा है? फ्यूचर के लिए। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी हमेशा कैसे चलती है? हिस्टोरिकल काम हो जाता है उसके बाद, और कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी हिस्टोरिकल एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक भी होती है, यानी फ्यूचर के लिए भी आपको सजेस्ट करती है। बात समझ आई या नहीं आई? क्या आपको इन दोनों के काम में फ़र्क समझ आया? हाँ सर, इन दोनों का काम बहुत सिंपल है। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट है, जो भी ट्रांजैक्शन हो जाती है, सेल परचेज सैलरी, जो जो भी ट्रांजैक्शन हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जब वो ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े होंगे फाउंडेशन में, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको रिकॉर्ड कर लेता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? ये जो पर्सन है जय, जय क्या करता है? जो भी गुड्स हम बना रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जो भी सर्विसेज हम बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट निकालता है। कैसे निकालता है? कॉस्टिंग की टेक्निक्स को यूज करके उसकी कॉस्ट को वो निकालता है। और सर इसमें दो चीजें हैं, या तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स की निकाल के बता देगा जो हम बना रहे हैं, या फिर हो सकता है हम सोच रहे हैं किसी को बनाने के लिए, उसकी कॉस्ट भी हमें वो टेक्निक्स यूज करके, कॉस्टिंग की टेक्निक यूज करके हमें बता सकता है। तो ये हिस्टोरिकल काम भी करता है एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक काम भी करता है। और अगर आपको पता हो कि जब भी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूचर की चीज़ें क्यों देखते हैं? ताकि हम क्या ले सकें? डिसीजन ले सकें। क्या ले सकें? सर डिसीजन ले सकें। क्या आपको ये समझ आया? हाँ सर समझ आया। और कंपनी में एक और भी पर्सन है, इसका नाम है ओमी। क्या नाम है इसका? ओमी। ओमी का काम क्या है? ओमी कहता है कि भैया मैं जो हूं वो हूं मैनेजर। कौन हूं? मैनेजर। और जब भी मैनेजर आ जाए, याद रखना, जब भी मैनेजर की बात आ जाए तो याद रखना मैनेजर का मेन काम क्या होता है? मेन काम क्या होता है सर? मैनेजर का मेन काम होता है डिसीजन लेना। मैनेजर का मेन काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। याद रखना, हमेशा मैनेजर का मेन काम क्या होता है? डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजर के सामने क्या हुआ? अच्छा, मैनेजर जो है ओनर नहीं होता। याद रखना, मैनेजर ओनर नहीं होता। मैनेजर वहां पे सिर्फ एक कर्मचारी होता है, एक एम्प्लॉय होता है। ठीक है, अब ओनर जो है, जैसे टाटा जी ने कहा कि भैया 1 लाख की कार बना के देनी है। अब मैनेजर जो है परेशान हो गया, ये देखो परेशान भी हो गया, ये क्या बोल दिया टाटा जी ने, अब हम कैसे करें काम? भाई 1 लाख की कैसे बनाए? बनती ही कार 3 लाख की है, कैसे करें? तो अब क्या करेगा मैनेजर? बोलेगा कॉस्ट अकाउंटेंट को, वो बोलेगा देखो भाई मुझे नहीं पता, एक काम करो, आप बताओ कि क्या 1 लाख में बन सकती है या नहीं बन सकती, तो कम से कम कितने में बनेगी? हम गाड़ी को थोड़ा छोटा कर दें, टायर को थोड़ा पतला कर दें, उसकी छत भी थोड़ी सी हम पतली कर दें, लाइटें कम लगा दें, उसमें एसी ना दें, मतलब जो जो चीज़ें जो कॉस्ट बढ़ा सकती है, अगर वो कम से कम भी कर दे तो कितने की कार बन सकती है आप बताओ? तो जय क्या करेगा? फटाफट अपनी बुक खोलेगा और अपने कॉस्टिंग की टेक्निक्स निकालेगा, और टेक्निक के अकॉर्डिंग वो सारे खर्चे निकालते रहेगा। खर्चे 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 को जोड़ेगा, मतलब खर्चों को कम कर करके कम से कम खर्चे जोड़ेगा और बोलेगा कि सर देखिए कम से कम कितने में काम हो सकता है? कम से कम काम हो सकता है 1,20,000 में, इससे कम तो नहीं होगा। और उसने कहा ठीक है 1,20,000 तो हो गया, ये तो बेसिक मॉडल हो गया। अगर किसी को थोड़ा सा और अच्छा चाहिए होगा, सर देखिए थोड़ा सा और अच्छा चाहिए होगा तो 1,50,000 में थोड़ा सा और अच्छा मॉडल आ जाएगा, जिसमें एसी भी होगा, टायर भी अच्छे होंगे, कलर भी अच्छा होगा। उसने कहा अगर थोड़ा और अच्छा, कह रहा देखो फिर तो टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल तो 2 लाख रुपए का मिलेगा कम से कम, जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, कम से कम कॉस्ट में होंगी और सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यानी उन्होंने हमें 2 मॉडल बताई थी, मॉडल नंबर 1, मॉडल नंबर 2 और टॉप मॉडल नंबर 3। अब बताओ ज़रा कि ये करा किसने? ये करा सर कॉस्ट अकाउंटेंट ने हमें बताया। किसने बताया? हमें कॉस्ट अकाउंटेंट ने बताया। तो यानी कि देखो फ्यूचर की चीज़ें हो रही हैं, उसने टेक्निक यूज़ करी और हमें सारी चीज़ें बताई कि भाई ये काम करा जा सकता है। लेकिन क्या कॉस्ट अकाउंटेंट डिसीजन लेगा? सर कॉस्ट अकाउंटेंट का काम डिसीजन लेना नहीं होता, मैनेजर का काम होता है डिसीजन लेना। हालांकि डिसीजन लेना मैनेजर का काम भी नहीं होता, मैनेजर तो आगे ओनर को बता देता है, क्योंकि मैनेजर आगे टाटा जी को बताएगा देखो सर ऐसा ऐसा हो सकता है। अब आप बताओ क्या हमें मॉडल नंबर 1 बनाना है, 2 बनाना है या 3 बनाना है? ठीक है, तो अब आपको समझ आया। तो इसको हम कहेंगे मैनेजमेंट अकाउंटेंट। क्या कहेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यानी मैनेजमेंट अकाउंटेंट कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कॉस्ट अकाउंटेंट ही होता है नॉर्मली, जो कि कॉस्टिंग के टेक्निक्स को यूज करके
डिसीजन मेकिंग करता है। कॉस्टिंग के अकाउंट्स को टेक्निक्स को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करता है। यानी कि देखो बहुत ही सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। यानी कि जब हम कॉस्ट में हिस्टोरिकल बात करेंगे, यानी भाई प्रोडक्ट बन चुका है, अब बन गया, अब इसकी भाई कॉस्ट क्या होगी, एक्सपेंसेस निकाल के टेक्निक से निकाल के यूज़ टेक्निक्स को यूज़ करके कॉस्ट निकाल दो, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको पढ़ेंगे। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हम अलग अलग चीज़ें, जब फ्यूचर की चीज़ों की बात करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस दे देंगे, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है। लेकिन उस ऑप्शन से जब हम डिसीजन मेकिंग पे चले जाएंगे, अलग अलग ऑप्शन से, जैसे थे ना मॉडल नंबर 1 2 3, अलग अलग ऑप्शन से जब हम डिसीजन मेकिंग पे चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। क्या सर इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी रिलेशन है? बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग से भी रिलेशन है, लेकिन पूरी तौर से भी रिलेशनशिप नहीं है। तो इसीलिए पहली बात तो जो आपके दिमाग में एक भ्रम था कि सर जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा, ट्रायल बैलेंस पढ़ा, ऐसे ही मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे भी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब होगा होगा तो बहुत कम पार्ट होगा। पर मेनली कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सारी चीज़ें क्या कहना चाह रहे हैं, हम कॉस्ट की तरफ ध्यान देंगे। सारी चीज़ें मतलब पूरा ध्यान किस तरफ होगा? कॉस्ट पे। और कॉस्ट भी कैसे निकालेंगे सर? कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके निकालेंगे, और टेक्निक्स भी डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर गुड्स की अलग अलग, इसलिए अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं आई? अगर समझ आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो उसको पढ़ लेते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, तब समझ आ जाएगी। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा। मैंने बताया जब काम हो जाता है तो उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है, दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। फाइनेंशियल मतलब हिस्टोरिकल है, ठीक है। उसके बाद हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड करते हैं आस पर नहीं एज पर इंडेस या आई गैप, यानी जो भी एक आपने इंडेस पढ़े हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग उसको हम लिख लेते हैं। चलो उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन द करंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप किसकी बात कर रहे हो? जो भी आपके करंट या हिस्टोरिकल जिस पे काम हमारा हो चुका है उसकी बात। इन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम टेक्निक सीखते हैं अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ताकि वो 4 क्वेश्चन के आंसर निकाल सकें। तो 4 क्वेश्चन अभी ये पढ़े थे ना, 4 क्वेश्चन हमने, ये रहे 4 नहीं 5 थे। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, असिस्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, और डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है सर, समझ आ गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है सर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस ऑन बोथ हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर डेटा, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल और फ्यूचर, हिस्टोरिकल क्यों देखता है? क्योंकि भाई उसी से तो वो आगे फ्यूचर का काम करेगा। विद अ फोकस ऑन इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट अकाउंटिंग से निकले हुए डेटा को यानी इन्फॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्योंकि भाई ये जो हमारा मैनेजर था ओमी, ओमी को बताया किसने था? जय ने। जय ने बताया कि सर देखिए ऐसे ऐसे मॉडल बन सकता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने क्या करा, जो उसको डेटा प्रोवाइड करा कॉस्ट अकाउंटेंट ने, उसी को यूज करके वो उसने डिसीजन मेकिंग करी। बताओ समझ आया? यानी हमारे 3 लोग थे, कौन कौन? ओमी, जय और जग्गू। बताओ समझ आया या नहीं आया? समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमें करनी है। देखो सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया? लिख लो चलो। चलो सबसे पहले क्वेश्चन डाल लो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है? डाल लिया? ठीक है चलो। अब पढ़ो जरा क्या मतलब है इसका, ठीक है। लिखेंगे इसको पर पहले समझ लेते हैं क्या है। मैंने आपको बता दिया सर, कॉस्ट कुछ नहीं है। जब भी आप कोई पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस बनाओगे, उसके जितने भी खर्चे लग रहे हैं ना, उस पर उनको जोड़ते चलो। सारे खर्चों को जोड़ दो कलेक्टिवली। जब सारे खर्चे जुड़ जाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। देखो, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। क्या मतलब हुआ सर इसका? सर इसका मतलब हुआ कि कॉस्ट का मतलब है अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी इसने क्या वर्ड यूज करा? रिसोर्सेज। एक बार बताओ, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे एक शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? तो शर्ट बनाने के लिए आपको चाहिए कपड़ा, और फिर कपड़ा कपड़ा कपड़ा, उसके साथ आपको चाहिए एम्प्लॉयज़, या फिर मैं कहूँ जो हमारे लेबर्स जो हमारी फैक्ट्री में काम करेंगे। सर उसके बाद फैक्ट्री भी तो चाहिए आपको। उसके बाद सर, उसके बाद आपको कोई मैनेजर भी चाहिए जो काम करे। उसके अंदर आपको ऑफिस भी चाहिए, ऑफिस के अंदर भी कुछ लोग काम करेंगे। और सर और भी बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे हैं, बिजली के खर्चे हैं, सैलरी के खर्चे हैं,
सफाई वाले के खर्चे हैं, चाय वाले के खर्चे हैं, ये सारे खर्चे मिलेंगे। तो ये क्या है सर, ये है रिसोर्सेज। ये सब क्या है, इन सबको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे हम रिसोर्सेज। क्या है ये मेरे रिसोर्सेज। वैसे आपने पढ़ा भी होगा रिसोर्सेज जो होते हैं मैन मटेरियल और वो 5 रिसोर्सेज करके जो था, वैसे आपने इको में भी पढ़ा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में था आई थिंक, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंदर कि कौन कौन से लैंड, लेबर, मनी, ऐसे करके आपने रिसोर्सेज पढ़े होंगे। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं, कह रहे हैं कि ये हमने दिए, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कह रहे हैं ये हमने पैसे में दिए, क्योंकि कपड़ा पैसे से खरीदा, लेबर को पैसे दिए, फैक्ट्री के खर्चे, मैनेजर के खर्चे, ऑफिस के खर्चे, इन सबको पैसे दे रहे हैं, ठीक है। गिवन अप, ये सब हमने दिए इन एक्सचेंज, और इसको देने से हमें क्या मिला, कोई गुड्स या सर्विसेज मिली, कोई गुड्स या सर्विसेज मिली। तो यानी इन सब पे जो भी खर्चे आपने करे, उन सब खर्चों को जोड़ दो तो आप उसको क्या कहोगे, कलेक्टिवली कॉस्ट। क्या कहोगे, कलेक्टिवली कॉस्ट। उसको उसने चेंज करके क्या कह दिया, कह रहा कॉस्ट इज नथिंग, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। ये डेफिनेशन लिख लो, लिखो, कॉस्ट इज द अमाउंट, लिखो, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स given up in exchange of, given up in exchange of some goods or services. Cost is the amount of resource given up in exchange of some goods and services. ठीक है, चलो इतना काफी है। इट कैन बी एक्सप्रेस, ये मत लिखना, ये पढ़ना है। इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए नाउन एज वेल एज वर्ब। मतलब आगे देखते हैं क्या मतलब है इसका, ठीक है। एज ए नाउन इट कैन बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कर नाउन का मतलब है जो भी आप खर्चा करोगे, एक्चुअल या नोशनल। क्या होता है बाद में पढ़ेंगे। इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। एज ए वर्ब इट कैन बी एक्शन टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ ए स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। क्या मतलब है इसका, इस लाइन को अभी नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। देखो जरा, जैसे हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, कन्वर्जन प्रोसेस, आउटपुट, ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं। तो सिंपल है, जो भी खर्चा होता है गुड्स या सर्विसेज को बनाने में, उन सबको मिलाकर यानी सारे खर्चों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा उसकी कॉस्ट, ठीक है, आपको मिल जाएगी उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है शिनचैन, कह रहा है ओहो ओहो, इसका मतलब अगर हमें कोई गुड्स या सर्विसेज बनानी है तो उसमें लगने वाले सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दो तो हमें उस प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल है, इसको भी समझ आ गया, मेरे ख्याल से आपको भी समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो ठीक है सर, समझ आ गया। अगला लिखो, व्हाट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, ठीक है, लिख लिया। चलो देखो कॉस्टिंग क्या होती है, बहुत ही सिंपल है। कॉस्टिंग में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि भाई कॉस्ट का मतलब क्या है सर, कॉस्ट का मतलब है सारे खर्चे को जोड़ दो, जितने भी आपके एक्सपेंस नंबर 1 प्लस एक्सपेंस नंबर 2, इन सब खर्चों को जोड़ते जोड़ते चलो कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब है बहुत सिंपल है, कॉस्ट को निकालने के लिए हम जो टेक्निक एंड प्रोसेस यूज करेंगे, कॉस्ट को निकालने के लिए, कॉस्ट को निकालने के लिए हम जो टेक्निक एंड प्रोसेस यूज करने वाले हैं उसको कॉस्टिंग कहेंगे, उसको कॉस्टिंग कहेंगे। सर ये मतलब क्या है, तो कुछ समझ नहीं आया। सर सिंपल है ना, आप कह रहे हो कि भाई एक शर्ट बनानी है तो शर्ट को बनाने में जो भी खर्चे आए उन सबको जोड़ दो तो हमें उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी। तो सर ये तो हमें पता ही होती है कि भाई हमने कितने पैसे लेबर को दिए, कितने पैसे बिजली वाले को दिए, कितने पैसे हमने ऑफिस में दिए, कितने पैसे हमने मैनेजर को दिए, कितने पैसे कहाँ दिए। तो सर ये तो खर्चे हमें पता होता है सारा का सारा, तो हम इन सबको जोड़ देंगे, इसमें ये टेक्निक वाली क्या बात हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आया दिमाग में, आया ना। चलो आप तो सीए के बच्चे हो भाई, आपको तो सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं आपके। देखो ज़रा, मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, मतलब अभी नहीं दूंगा, बाद में पता चलेगा। लेट सपोज ये मेरी फैक्ट्री है, ये मतलब पूरे एरिया पे मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा छोटा सा एक ऑफिस भी है, यहाँ पे मेरा छोटा सा एक ऑफिस भी है। तो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री, और ये जो एरिया है यहाँ पे क्या है, ऑफिस, यहाँ पे क्या है, ऑफिस। अब इस पूरे एरिया का, पूरे एरिया का इंक्लूडिंग फैक्ट्री, मतलब इंक्लूडिंग ऑफिस, अरे क्या हो गया, यानी ये जो पूरा एरिया है मेरा, ये इंक्लूडिंग माय ऑफिस, इसके पूरे का रेंट जाता है लेट सपोज पर मंथ 2 लाख रुपए। कितना रेंट जाता है, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब बताओ ज़रा, अगर मैं बात करता हूँ कि इस फैक्ट्री में मैं शर्ट बना रहा हूँ, इस फैक्ट्री में शर्ट बना रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ शर्ट को बनाने में, सिर्फ और सिर्फ शर्ट को बनाने में ये जो मेरा रेंट है उसका कितना पार्ट है, कितना उसका पार्ट है, बात समझ आई, कितना उसका पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, फैक्ट्री के लिए है। देखो 2 लाख रुपए तो मैं उसको पूरे दूंगा जो कि फैक्ट्री और ऑफिस के लिए है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ सिर्फ फैक्ट्री के लिए कितना है,
सर ये क्या मतलब है सर, उस जगह पे तो दोनों ही चीज़ें हैं, तो आप तो दोनों के पैसे दे रहे हो। बिल्कुल सही, मैं दोनों के पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे फैक्ट्री का जानना चाहता हूँ, तो आप कैसे बताओगे? बताओ। सर एरिया वाइज बता देंगे। लेट सपोज ये है टोटल 500 स्क्वायर मीटर, तो 500 स्क्वायर मीटर में से 100 ये है और 400 स्क्वायर मीटर पे मेरी फैक्ट्री है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 4:1 की रेशो में। कैसे बांट देंगे? 4:1 की रेशो में। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4:1 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? सर ये हो गया 5:40,000। तो यानी 1,60,000 तो किसका आ गया सर? फैक्ट्री का। और बाकी 40,000 किस चीज़ का आ गया? आपका ऑफिस का। तो अब देखो ज़रा, खर्चा तो आपका 2 लाख हुआ है, लेकिन ये 1 लाख प्योरली किसके लिए हो रहा है? सर ये 1 लाख प्योरली आपकी फैक्ट्री के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? फैक्ट्री के लिए। तो ये मेरा फैक्ट्री का खर्चा है। ये मेरा किसका खर्चा है? फैक्ट्री का खर्चा। और वैसे भी देखो, अगर मैं कहता हूँ मैं सारे खर्चे जोड़ के कॉस्ट निकाल लूंगा, वो तो ईजी है, लेकिन मुझे कॉस्ट को कम भी तो करना है। मैंने कहा था कॉस्ट, भाई बहुत कंपटीशन चल रहा है, जब तक मैं हर एक कॉस्ट को एनालाइज नहीं करूंगा, मैं कॉस्ट को कम कैसे कर पाऊंगा? मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मैंने 3 लोग रखे हुए हैं, 3 गार्ड रखे हुए हैं, तीनों एक साथ ही बैठे रहते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये मेरा गोडाउन है, एक दरवाज़ा यहाँ पर है, एक दरवाज़ा यहाँ पर है, एक दरवाज़ा यहाँ पर है। मैंने कहा 3 दरवाजे हैं, तीनों के लिए गार्ड रख लो। 3 गार्ड रखे हुए हैं और तीनों गार्ड एक ही जगह बैठ के यहाँ पे बीड़ी पी रहे हैं। तो बताओ, क्या 3 गार्ड रखने का फ़ायदा हुआ? भाई तीनों गार्ड एक जगह है, एक तो यहाँ से चले जाएगा, हो सकता है कोई चोर यहाँ से आ जाए। तो भैया एक ही गार्ड रखो और 2 कुत्ते रख लो, एक यहाँ पे कुत्ता रख लो, एक यहाँ पे कुत्ता रख लो। मतलब बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी ऐसे होता है, कुत्ते रख लेते हैं रात के लिए, कहते हैं कि गार्ड महंगा पड़ेगा, कुत्ता सस्ते में काम कर देता है। तो बताओ, क्या जब तक मुझे कॉस्ट को पता ही नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं कॉस्ट कितनी है, क्या मैं कॉस्ट को कंट्रोल कर पाऊंगा? आप खुद सोचो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा अगर आपका माइंड मनी से रिलेटेड है, तो आप भी ये चीज़ें करते होगे। आप कहते होगे कि यहाँ मेरा घर है और यहाँ मुझे आना है लक्ष्मी नगर में। ठीक है, लेट सपोज आपका घर है पीतमपुरा में। ठीक है, पीतमपुरा दिल्ली में आपका घर है और आपको लक्ष्मी नगर आना है क्लास लेने। अब आप कहते हो कि या तो मैं बस से आ जाऊँ, या मैं बाइक से आ जाऊँ, या मैं मेट्रो ले लूँ। अब आप क्या करोगे? आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और डिसीजन मेकिंग करोगे कि यार मैं बस से आता हूँ, लड़कियों के लिए तो बड़ा अच्छा है, फीमेल्स के लिए भाई फ्री में आ जाएंगे, पैसे नहीं लगते। ठीक है, दूसरा, बाइक से आते हैं, यार बाइक से अगर मैं अकेले आता हूँ तो पैसा लगता है, एक काम करता हूँ क्लास में एक और बंदे को पकड़ लेता हूँ या किसी दोस्त को पकड़ लेता हूँ जो साथ में आए, आधे पैसे उससे ले लूँगा। यानी आप अपना खर्चा बांट रहे हो, आपने एनालाइज करा तभी बांटा ना। दूसरा, आपने कहा चलो मेट्रो से आ जाते हो, फिर आपको लगा यार मेट्रो से पहले मुझे रेड लाइन लेनी पड़ेगी, फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा कश्मीरी गेट से या राजीव चौक से, फिर मुझे ब्लू लाइन पे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे करके आपको उसमें रिक्शे पे हो सकता है आगे जाना पड़े। तो क्या कॉस्ट उसमें लगेगी? बाइक पे आने पे कम खर्चा है, मेट्रो पे जाने पे कम खर्चा है, या फिर क्या कहते हैं इसमें, बस में जाने पे कम खर्चा है। तो आप क्या करोगे? आप उसमें सोचोगे और फिर डिसीजन लोगे कि क्या करना चाहिए। यानी आपने क्या करा? अलग अलग कॉस्ट को निकाल के एनालाइज करा, तभी तो आपको पता चला कि कौन सा डिसीजन सबसे अच्छा है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई मुझे खर्चे तो सारे पता है, मैं जोड़ दूंगा और हो जाएगा। मुझे कॉस्ट को कम भी तो करना है, एनालाइज भी करना है, वो चारों पांचों आंसर जो क्वेश्चन थे उन सबका आंसर भी तो देना है। तो मुझे इसलिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ने पड़ेंगे। क्या क्या करना पड़ेगा? अलग अलग टेक्निक्स और अलग प्रोसेस पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अलग अलग गुड्स दे रखे हैं, अलग अलग सर्विसेज दे रखे हैं। यानी कॉस्टिंग कुछ नहीं है सर, जो हम टेक्निक और प्रोसेस पढ़ेंगे ना, उसी को कॉस्टिंग कहा जाता है, उसी को कॉस्टिंग कहा जाता है। इसलिए मैं बार बार कॉस्टिंग कॉस्टिंग वर्ड ही आपको बोलूंगा, ना तो कॉस्ट बोलूंगा ना कॉस्ट अकाउंटिंग बोलूंगा, मैं बार बार क्या बोलूंगा? कॉस्टिंग। क्या बोलूंगा? कॉस्टिंग। तो यानी ठीक है सर, समझ आ गया। कॉस्ट का मतलब तो ये हो गया जो भी खर्चे हैं उन सबको जोड़ते चलो कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन उन खर्चों को निकालने के लिए, उन खर्चों को निकालने के लिए, कॉस्ट को निकालने के लिए हम कुछ टेक्निक्स लगाएंगे। वो टेक्निक्स को जो हम पढ़ते हैं, प्रोसेस को जो हम पढ़ते हैं, वो उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग, उसको हम कहते हैं कॉस्टिंग। यानी कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। यानी कौन से टेक्निक और कौन से प्रोसेस से हम कॉस्ट को निकालेंगे उसको कहा जाता है कॉस्टिंग। उसको क्या कहा जाता है? कॉस्टिंग। बताओ समझ आया या नहीं आया? समझ आ गया? चलो एक बार ये डेफिनेशन लिखो, क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग 3 चीज़ें पढ़ी ना आपने, क्या? कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन सी? कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट समझ आ गया, सारे खर्चे जोड़ दो कॉस्ट हो गए। कॉस्टिंग मतलब जो टेक्निक या प्रोसेस पढ़ रहे हो उस कॉस्ट को निकालने के लिए कॉस्टिंग हो गई। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? सर जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है। बिल्कुल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या था सर? अकाउंटिंग का मतलब कुछ नहीं होता, अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड कर लेना। वहाँ पे क्या रिकॉर्ड करते थे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते थे सर फाइनेंशियल डेटा एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट को रिकॉर्ड करोगे। चल देखो, लिख लिया? पढ़ो जरा। अच्छा इसकी डेफिनेशन आपने लिख ली? नहीं लिखी तो लिख लो।
Costing is defined as the technique and process of ascertaining cost. Costing is defined as the technique and process of ascertaining of cost. ठीक है, लिख लिया? चलो आगे पढ़ो, अगले क्वेश्चन लिख लिया. What is costing? Cost accounting, sorry. Cost accounting is defined as the process of accounting for cost, which begins with recording of income and expenditure or the base on which they are calculated and ends with the preparation of periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost. ठीक है, चलो एक बार इसको पढ़ते हैं, क्या मतलब हुआ इसका. फैन चला दीजिए, गर्मी लग रही है. क्या मतलब हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग का? देखो कह रहे कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, यानी कुछ कोई मतलब नहीं है, सिंपल है कि सर आप जब कॉस्टिंग करोगे तो कॉस्टिंग से टेक्निक यूज करके कॉस्ट निकालोगे और फिर एक पर्सन वहां बैठा होगा जो इन सारी कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लेगा. ठीक है, रिकॉर्ड भी कैसे करेगा? रिकॉर्ड करेगा अलग अलग कॉस्ट को अलग अलग तरीके से. ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, विद रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कह रहे इसमें हो सकता है कुछ इनकम भी हो, इनकम वैसे होती नहीं है, मेनली तो खर्चे ही होते हैं. और द बेस ऑन विच दे आर कैलकुलेटेड, यानी किस बेस से वो बनाए हैं, यानी रिकॉर्ड करने का तरीका भी वैसे नहीं है जनरल बना दिया, लेजर बना दिया, वो भी बनता है इसमें, पर इसका रिकॉर्ड करने का तरीके अलग होते हैं थोड़े से. ठीक है, आर कैलकुलेटेड एंड एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, कह रहे आप कैसे खत्म होते हैं कि हम पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट. देखो हमने पढ़ा था ना, असर्टेनिंग कॉस्ट, कंट्रोलिंग कॉस्ट. इसीलिए देखो बहुत सिंपल है, जैसे जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लास्ट में मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, क्यों? ताकि उससे क्या निकाल सकूं, उससे मैं अपना नेट प्रॉफिट या लॉस निकाल सकूं. ऐसे ही बैलेंस शीट बनाता हूं, बैलेंस शीट से क्या निकलता है? सर बैलेंस शीट से हमारे एसेट और लायबिलिटीज निकलती हैं, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, कितने आपके एसेट्स हैं, कितनी आपकी लायबिलिटीज हैं. ठीक है, संपत्ति कितनी है, पूंजी कितनी है आपके, और कितने आपके दायित्व हैं, मतलब एसेट लायबिलिटी कितने हैं. ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आप रिकॉर्ड करोगे, जो भी कॉस्ट की टेक्निक यूज करके कॉस्ट निकाल रहे हो सबको रिकॉर्ड करोगे, पर रिकॉर्ड करने से क्या मिलना चाहिए भाई? कुछ आउटपुट भी तो मिलना चाहिए. तो उससे क्या मिलना चाहिए? पीरियोडिक स्टेटमेंट मिलनी चाहिए, यानी हर पीरियड पे, जैसे हो सकता है 6 महीने 3 महीने पे कुछ स्टेटमेंट आप बनाओ. वैसे कौन से बनाने हम पढ़ेंगे. ठीक है, साल भर के जैसे हम बनाते हैं P&L बैलेंस शीट, ऐसे ही कॉस्टिंग के अलग बनेंगे. फिर और रिपोर्ट्स बनेंगी, कौन सी रिपोर्ट बनेगी वो भी हम पढ़ेंगे. फॉर इससे होगा क्या? ताकि हमें असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, ताकि हम देख सकें क्या क्या कॉस्ट लगी और फिर उन कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, क्या क्या कॉस्ट लगी और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें. बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको. आपको पॉकेट मनी मिलती है, लेट सपोज 500 रुपये महीने के. सर 500 रुपये महीने में क्या होता है? ठीक है, मान लेते हैं कि भाई 500 रुपये, चलो बढ़ा देते हैं, 5,000 रुपये बढ़ा दिए, 10 गुना बढ़ा दिए भाई, 5,000 रुपये महीने की आपको कॉस्टिंग पॉकेट मनी मिलती है. और 1 तारीख को आपको पैसे मिल जाते हैं, और जैसे 10 तारीख आती है आपकी जेब में खाली 500 रुपये बचते हैं, यानी 10 दिन में आप 4,500 रुपये उड़ा देते हो. अब आप सोच रहे हो कि यार पैसा गया कहाँ? पैसा था, पेटीएम देखा, कहाँ पे यूपीआई करा, दोस्त को उधार दे दिए, कुछ सामान ले आए, जीन्स ले आए, कपड़े ले आए, जूते ले आए. यार पैसा मतलब पैसा आता है और 10 दिन में चला जाता है. फिर बाद बाकी के शुरू के 10 दिन तो आप 4,000 4,500 रुपये खा गए, मतलब उड़ा दिए. बाकी के 20 दिन आप 500 रुपये पे गुजारा करते हो. होता नहीं होता? शुरू के 10 दिन तो 4,500 रुपये खा गए, लेकिन बाकी के 20 दिन आप 500 पे गुजारा कर लोगे, और वो भी बिना किसी से उधार मांगे. उधार भी नहीं मांगते. मतलब कितनी अजीब बात है. देखो कि शुरू के 10 दिन तो आपके निकल जाते हैं पैसा उड़ाते उड़ाते, और बाकी के 20 दिन, शुरू के 10 दिन तो आप खूब पैसा उड़ा रहे हो, और बाकी के जो 20 दिन बचते हैं 500 रुपये पे गुजारा कर लेते हो. क्या ये होता है? नहीं होता? हाँ सर होता है, होता है ना. अब ये आप सोचते हो यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, काश हम इसको लिख लेते, या फिर अब तो एप्लीकेशंस भी आ गई हैं बहुत सारी. ठीक है, तो लोग एप्लीकेशन पे भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, अच्छा ये हो गया, ये हो गया. तो उससे क्या होगा, जब आप इन सबको लिखते रहोगे, फिर जैसे आप बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, तो एप्लीकेशन में भी आप टाइप कर लोगे ना, ये खर्चा फूड पे हुआ, ये कपड़ों पे हुआ, ये ट्रैवलिंग पे हुआ, या ये दोस्त को उधार दे दिए, तो वो आपको क्या दे देगा? लास्ट में एक रिपोर्ट दे देता है. उस रिपोर्ट में क्या लिखा होता है कि भैया कितना कितना खर्चा करा. वो दिखा रहा है कि भाई खाने पे आप मोमोज बहुत खाते हो, खाने पे बहुत खर्चा करते हो, फिर हर महीने एक नई जीन्स लेकर आ जाते हो, हर महीने नए शूज़ लेकर आ जाते हो. तो वो आपको एनालाइज करके दे देगा कि किस पे कितना खर्चा हो रहा है. फिर आप सोचोगे नहीं यार इसमें से कुछ खर्चा तो बहुत बेकार हो रहा है, मैं हर महीने 2-2 3-3 टी शर्ट लेकर आ जाता हूँ, पहनता वही पुरानी वाली टी शर्ट ही हूँ, और रात को वहाँ से ये टी शर्ट यहाँ से फटी होती है, वही पहन के सोनी होती है. तो भाई और वो ये बता रहा है कि भाई आप मोमोज भी बहुत खा रहे हो, फास्ट फूड बहुत खा रहे हो, कभी बर्गर क्लब जा रहे हो, कभी मैकडोनल्ड्स जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, फास्ट फूड पर भी बहुत खर्चा कर रहे हो.
तो अब आपको पता चला कि सर ये जो 4,500 मेरे पहली बारी में निकल जाते हैं ना, वो सब इन चीज़ों की वजह से निकल जाते हैं, बाकी तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ 500 में, मतलब बाकी के 20 दिन गुजारता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करा, रिपोर्ट देखी और इसको एनालाइज करा। एनालाइज करने के बाद आपने क्या करा, आपने कहा कि नहीं, इसमें से जो भी कॉस्ट है ना, जो फालतू चीज़ों पे लग रही है, जो खर्चे लग रहे हैं, मैं उसको कम करूंगा, मैं उनको कंट्रोल करूंगा, मैं उनको कम करूंगा, ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचे और मैं कुछ सेविंग्स भी कर सकूं। ठीक है, सेविंग्स के नाम पे हमारे पास जीरो बैलेंस में अकाउंट पड़ा रहता है, जो स्कूल वाले खुलवा दिए थे, जिसपे कोई चार्ज भी नहीं लगता। तो सेविंग्स के नाम पर यही पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ मेरी सेविंग्स बढ़े, ठीक है, क्योंकि हम सीए के बच्चे हैं। चलो, तो क्या हुआ, पीरियोडिकल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट, पता चले कि भाई कॉस्ट है कितनी, और फिर अगर मुझे पता चल गया तो मैं फिर उसको कंट्रोल भी कर सकूं। क्या आपको समझ आया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? सर कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिंपल है, जो भी आप कॉस्ट निकालते हो उस कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लेते हो, फिर उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाते हो, ताकि आपको पता चल सके कि कॉस्ट कितने की पड़ी, असर्टेनिंग कॉस्ट, और दूसरा कॉस्ट को जब आप निकाल लोगे तो कंट्रोल करना भी आपके लिए आसान होगा। ठीक है, चलो सर समझ आ गया। तो इसी का एक समरी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन लिख लो फटाफट से, लिखो डेफिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट which begins with the which begins with the recording of income which begins with the recording of income which begins with the recording of income and expenditure which begins with the recording of income and expenditure or the basis on which they are calculated or the basis on which they are calculated and ये मैंने दो प्रोसेस बताए, देखो एक तो कह रहा है यहां से शुरू होता है एंड्स, और खत्म कहां पर होता है, with the preparation of periodical statement with the preparation of periodical statements and reports with the preparation of periodical statement and reports for ascertaining and controlling cost for ascertaining and controlling cost। देख लिया? चलो अब यही जो हमने अभी पढ़ा, इसको थोड़ी सी समरी पढ़ लेते हैं। देखो जरा ये क्या कह रहा है कजामा, कह रहा है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस के सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, ठीक है, जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस के सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट। तो क्या निकलेगी, कॉस्ट। ठीक है, अब नोबिता क्या कह रहा है, कह रहा है उस कॉस्ट, यानी ये जो हम कॉस्ट निकाली हमने यहाँ पे, ये वाली कॉस्ट, उस कॉस्ट को निकालने के लिए टेक्निक एंड प्रोसेस यूज करेंगे, उस कॉस्ट को निकालने के लिए जो टेक्निक्स एंड प्रोसेस यूज करेंगे उसे कॉस्टिंग कहेंगे, उसे कॉस्टिंग कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहा है डेक्स्टर, कह रहा है और जब उन कॉस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, जब उन कॉस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को कॉस्टिंग कहेंगे। तो उस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को कॉस्टिंग कहेंगे, यानी कि सिंपल कॉस्ट की अकाउंटिंग करना इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो तीन चीज़ें हमने समझी सर, हमने कॉस्ट समझा, हमने कॉस्टिंग समझा, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग समझा। मेरे ख्याल से अब आपको इन तीनों वर्ड में क्लियरिटी हो गई होगी कि हमें मतलब हमने क्या पढ़ना है और इनका क्या क्या मतलब है। क्योंकि नॉर्मली पहली कंफ्यूजन तो ये सर, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो तीनों में मेरे ख्याल से अब आपको क्लियरिटी हो गई क्या क्या है। ठीक है, हाँ सर समझ आ गया है, समझ आ गया है, तो अच्छी बात है। एक बार एक प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको देखते हैं ज़रा। ठीक है, आ गया प्रेजेंटेशन मेरी, ये लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चलो मैं कौन हूँ सर, मैं हूँ सीए सुनील कुमार, मैं आपका टीचर हूँ, आपका कोच हूँ, आपको सिखाऊंगा। चलो ज़रा देखते हैं। सर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया, ठीक है सर, जब हम जब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ लिया, हमने फाउंडेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लिया, तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये समझा रहे हैं, कह रहे हैं देखो बच्चों, इसके लिए हमें थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पहले थोड़ी हिस्ट्री में चलते हैं। क्या समझा रहे हैं ये, कह रहे हैं कि भैया हमने जैसे जैसे टाइम के साथ साथ इंडस्ट्रीज ने ग्रो करा। पहले पता था आपको इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, पहले क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मैकेनिकल काम होता था।
ठीक है। और मशीन्स नहीं हुआ करती थी, औद्योगिक क्रांति इसको कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब तक नहीं हुआ था तब तक सारा काम कैसे होता था सर? सारा काम हाथों से होता था, सब कुछ हैंडीक्राफ्ट था। और इंडिया में तो अभी भी हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारे सामान मिलता है। आप अगर देखोगे कि बहुत सारे राजस्थान के ऐसे गांव हैं जहाँ पे एक कम्युनिटी है मीना करके, तो वो कुछ हैंडीक्राफ्ट ऐसे बनाते हैं और जो उन्होंने अपने पर्टिकुलर गांव तक ही सीमित कर रखी है, वो उसके बाहर लोगों को वो सिखाते ही नहीं है, ना कभी बताते कि ये कैसे बनता है। और धीरे धीरे ऐसी जो हैंडीक्राफ्ट है वो इंडिया से खत्म होती जा रही है, क्योंकि क्या है कि अब जो आगे वाले बच्चे हैं वो उसको सीखना नहीं चाहते, तो धीरे धीरे करके ये हैंडीक्राफ्ट और ये जो आइटम है खत्म होती जा रही है। लेकिन ये हैंडीक्राफ्ट आइटम की जो डिमांड है फॉरेन में बहुत है, क्योंकि वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट होता ही नहीं है, किसी को कुछ बनाने ही नहीं आता। रियली बता रहा हूँ, नहीं आता बनाना किसी को भी। इंडिया में जितनी क्रिएटिविटी, जितने हैंडीक्राफ्ट आपको मिलेंगे ना, जिसकी कोई वैल्यू हम रखते नहीं बेचारे यहाँ पे, उनकी बहुत वैल्यू है फॉरेन के अंदर। तो जैसे जैसे टाइम के साथ साथ देखो, पहले सब कुछ हैंडीक्राफ्ट हुआ करता था, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इंडस्ट्री ने ग्रो करा, इकोनॉमी बढ़ने लगी, इंडस्ट्री ने ग्रो करा। तो पूरी दुनिया में इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ। पूरी दुनिया में क्या हुआ? इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ। ये कब से शुरू हुआ सर? ये हुआ 1760। और हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का क्या कहते हैं, वो करते थे, हम ब्रिटिशर्स के वो थे, गुलाम थे, ठीक है, हम पे वो ब्रिटिशर्स राज करते थे। तो उन्होंने भी क्या करा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर इंडिया को अपना कॉमनवेल्थ बना रखा था। यानी कि इंडिया से वो क्या करते थे, कच्चा माल लेके जाते थे, और ब्रिटेन के अंदर जो उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा रखी थी वहाँ पे उसको माल को बनाते थे और सब जगह बेचते थे। तो यानी टाइम के साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा। अब गुड्स कैसे बनने लगे? फैक्ट्रीज में बनने लगे। ठीक है सर, समझ आ गया। तो लार्ज स्केल पे गुड्स बन रहे थे। यानी कि पहले क्या था, हैंडीक्राफ्ट में बहुत टाइम लगता है, एक चीज़ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो कढ़ाई करते हैं अभी भी, जो लेडीज़ कढ़ाई करती हैं या जो स्वेटर बुनती हैं ऊन से, उसमें बहुत टाइम लगता है। वो पिछली सर्दियों में शुरू करते हैं, अगली सर्दियों में जाके वो स्वेटर खत्म होता है। तो लेकिन इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्री में तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो बहुत अलग अलग या नई कॉस्ट आ रही थी, क्योंकि देखो पहले ये कॉस्ट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रीज लगनी शुरू हुई तो कॉस्ट बढ़नी शुरू हुई। हमने एक लेबर को रखा, एम्प्लॉय को रखा जो मशीन को चलाता था, एक और को उसके सर के ऊपर खड़ा कर दिया जिसको सुपरवाइजर कहते हैं कि भैया एक काम करो, देखभाल तुम करो, इसको देखते रहो, ये सोए ना या मशीन में ना घुस जाए सोते सोते, ठीक है, मतलब देखभाल करके रखना है, इसकी सुपरवाइज करते रहना। तो अलग अलग कॉस्ट आने लगी। तो सेल प्राइस डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि सर सेल प्राइस ही नहीं हो पा रहा था। भाई कॉस्ट इतनी सारी आ रही है तो सेल प्राइस कैसे निकालें? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी तो सेल प्राइस आएगी। कंपटीशन बहुत बढ़ने लगा, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी। तो जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे पहले फोर्ड आया, हेनरी फोर्ड ने कार बनाई, ठीक है, कार का इंजन बनाया मेनली। उसके बाद अलग अलग कंपनीज ने भी कार का इंजन बनाना शुरू करा। अभी भी देखो कार मैन्युफैक्चरिंग में कितनी सारी कंपनीज हैं जिन पे कंपटीशन है। कुछ फैक्ट्रीज तो ऐसी हैं, सॉरी कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो इंडिया से जा चुकी हैं, जैसे शेरवले है। शेरवले ने अपना काम धंधा बंद करके इंडिया से चली गई, कह रही कि भाई यहाँ पे कंपटीशन इतना है, लोग हमारी कार खरीद नहीं रहे हैं। उसने डिस्काउंट भी बहुत दिया शेरवले ने, लेकिन किसी ने नहीं खरीदी, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। यानी पहले कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं थी, पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही वो कॉस्ट निकाल लेते थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, अलग अलग टाइप्स की कॉस्ट आनी शुरू हुई, कंपटीशन बढ़ना हुआ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें कुछ प्रॉब्लम्स का आंसर नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी सर? हमें ज़रूरत पड़ी सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉस्ट को एनालाइज या कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें पर्टिकुलर कॉस्ट की बात नहीं करता, वो तो सारी कॉस्ट को जोड़ता रहता है, कहता है ये भी जोड़ लो, वो भी जोड़ लो, ये भी है, वो भी है। लेकिन हमें तो पर्टिकुलर कुछ उस गुड्स की बात करनी है, उस गुड्स पे क्या लग रहा है कॉस्ट, ताकि उस कॉस्ट को हम कंट्रोल या एनालाइज कर सकें। एनालाइज करके कंट्रोल करा जाएगा। क्या आप देखो मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? हाँ सर समझ आ रहा है, ठीक है, चलो समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ कि कॉस्ट को रिकॉर्ड, ट्रैक, एनालाइज एंड कंट्रोल करने के लिए, याद रखना मैंने क्या कहा, कॉस्ट को रिकॉर्ड, ट्रैक, एनालाइज एंड कंट्रोल करने के लिए एक नए मेथड की जरूरत पड़ी, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें वो नहीं दे पा रहा था। तो एक नए मेथड की जरूरत पड़ी जिसको हमने नाम दिया कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या नाम दिया? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या आपको बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गई, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो सर इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से क्या सीखने को मिलेगा? अभी हमने बताया सर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने से हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है। सर हमें पता चलेगा कि हमारा क्या फायदा होगा। हम ये बता सकते हैं कि किसी भी गुड्स की क्या कॉस्ट होगी, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। हम बता सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब मुझे कॉस्ट पता चलेगी तभी तो पता चलेगा कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी और क्या उसको बेचने पे फायदा है। यह पता चला कि भाई नैनो की कार की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग कोई खरीद ही नहीं रहा, या इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो रही है कोई खरीदना नहीं चाहता।
कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब मुझे अलग अलग कॉस्ट पता चल जाएगी तो उसको एनालाइज करके कंट्रोल कर सकता हूँ, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, असिस्टिंग इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये भी है कि भाई हमें ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, कि हमने सोचा था 1 लाख कारें बना देंगे इस साल, क्या 1 लाख कारें बनाई, नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई, क्या दिक्कत थी, किस कहाँ पे किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम थी, उस चीज़ को ठीक करना। ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर ठीक है, समझ आ गया। चलो, अच्छा, उसके बाद सर इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए है? नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए होती है, जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो ज़्यादा, देखो ट्रेडर के पास ज़्यादा कॉस्ट होती नहीं है, वो तो सामान खरीदता है और बेचता है, तो उसके पास ज़्यादा कॉस्ट होती नहीं है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वहाँ पे नहीं लगती, यानी कॉस्टिंग टेक्निक्स जो है वहाँ पे नहीं लगती है, मतलब लगा सकते हो पर नॉर्मली नहीं लगती है। तो सिर्फ ये गुड्स के लिए होती है? नहीं सर, ये आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए भी होती है। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अलग अलग टाइप के कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, लेकिन ट्रेडर भी चाहे तो इसे यूज़ कर सकता है। बताओ, ट्रेडर भी चाहे तो इसे यूज़ कर सकता है। ठीक है सर, समझ आ गया। अब सर ये गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करेंगे और सर्विस इंडस्ट्री के लिए क्या होगा? मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर दोनों के लिए ही यूज़ करी जा सकती है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। सर गुड्स तो बहुत टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, क्या वहाँ पे सेम कॉस्टिंग टेक्निक लगेगी? ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बिल्कुल सही बिल्लू, हर गुड्स एंड सर्विस अलग अलग तरीके से बनती है, तो कॉस्टिंग टेक्निक्स भी अलग अलग तरीके से ही होगी। लेकिन हमें क्या पढ़ना है सर? हमें तो बेसिक पढ़ना है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, और सबका अलग अलग भी पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो उसमें टेंशन मत लेना, सब पढ़ेंगे। चलो, इसी वजह से कॉस्टिंग में हमें अलग अलग चैप्टर्स पढ़ने हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट हो गया, सर्विस कॉस्ट हो गया, ओवरहेड यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया यानी जिसको हम लेबर भी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, कॉस्ट शीट हो गया, प्रोसेस एंड ऑपरेशनल कॉस्टिंग हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सर कॉस्टिंग में अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप की टेक्निक यूज़ करनी पड़ती हैं, तो मुझे अलग अलग चैप्टर्स में उन टेक्निक्स को अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ आ गया है? सर समझ आ गया, लेकिन ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है? ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बात आती है डिसीजन मेकिंग की, वो कॉस्टिंग के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करता है, वो होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करेंगे, कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्या आपको बात समझ आई? हाँ सर, बात समझ आ गई। चलो उसके बाद, अच्छा ठीक है, समझ आ गया। समझ नहीं आया? अच्छा, समझ नहीं आया तो कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा बिल्लू, मैनेजमेंट हमेशा डिसीजन मेकिंग का काम करता है, क्योंकि मैनेजमेंट ही डिसीजन मेकिंग करता है। तो फिर और कॉस्टिंग टेक्निक्स को टेक्निक का यूज़ करके हम मैनेजर्स को वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जिसकी हेल्प से मैनेजर डिसीजन मेकिंग सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, सैमसंग कंपनी एक ऐसा स्मार्टफोन बनाना चाहती है जो छोटी कार बन जाए है, एक ऐसा बड़ा सा फ़ोन बनाना चाहती है जिसको हम खोलेंगे और वो कार बन जाए। सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक बार देखो ज़रा। सैमसंग कंपनी का ऐसा फ़ोन बनाना चाहती है। I take a picture with the giant Samsung phone. Giant Samsung phone is also tiny Kia car. ठीक है, ऐसे एक फ़ोन बनाना चाहती है। पर ये क्या था? हाँ, एप्पल से ऐसे ही है। ये क्या हो गया? सैमसंग कंपनी एक ऐसा फ़ोन बनाना चाहती है जो एक छोटी कार भी हो। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मोबाइल? अब कंपनी चाहती है इसकी कॉस्ट क्या होगी, ये जानने के लिए कैन बी मैन्युफैक्चर, क्या पहले तो भाई हमारी जो करंट टेक्नोलॉजी है ऐसा कुछ बन भी सकता है? ठीक है, पहले तो क्वेश्चन ये है, और बन गया तो भाई कितने का बिकेगा? क्या अब हम उसको बेचेंगे? लेट्स सपोज हम उसको बेच रहे हैं 2 लाख का, भाई इतने में तो आपकी एक अच्छी खासी टू व्हीलर आ जाएगा, थोड़े पैसे मिला के आप कार भी ले लोगे। वॉट वी नीड न्यू मशीनरी फॉर प्रोडक्शन, हो सकता है कि इसके लिए कोई नई मशीन की भी ज़रूरत पड़े। वॉट शुड बी द सेलिंग कंट्री, कहाँ कहाँ पे इसको हम बेच सकते हैं? तो ये सारे क्वेश्चन सैमसंग कंपनी के पास आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब मैनेजमेंट को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। भाई मैनेजमेंट के पास ही जब तक टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी तो मैनेजमेंट कैसे काम करेगी? कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करके हम मैनेजर्स को डिफरेंट ऑप्शंस देंगे, यानी कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करके हम बताएंगे भाई ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, और अगर बन सकता है तो किस तरीके से, वर्जन 1 वर्जन 2 यानी कि अलग अलग मॉडल्स ऐसे बन सकते हैं। तो हमने उसको अलग अलग क्या दिए, इन्फॉर्मेशन दे दी, डिफरेंट ऑप्शन दे दिए। अब मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या इस फ़ोन को बनाना है या नहीं बनाना, क्या ये न्यू मशीन बाय करें या एग्जिस्टिंग में ही बन जाएगा।
या फिर एक कार मोबाइल बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी, क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। तो ये सारी उसको इन्फॉर्मेशन कौन देगा, टेक्निक्स को यूज़ करके, कौन सी टेक्निक्स को, कॉस्टिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलेगी। फिर वो अपना डिसीजन लेगा कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? हाँ, अच्छा सर, समझ आ गया। हमें कॉस्टिंग में टेक्निक्स पढ़नी है जिससे हम कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एक्सेट्रा कर सकें। और जब उन टेक्निक से हम मैनेजमेंट को डिफरेंट ऑप्शंस देंगे तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बन जाएगा। नहीं समझ आया सर? समझ आ गया। एक बार फिर से कह रहा कि समझ आ गया। हमें पढ़ना है, हमें कॉस्टिंग में टेक्निक्स पढ़नी है जिससे हम क्या करेंगे, कॉस्ट को कंट्रोल, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे एक्सेट्रा। और जब उन टेक्निक से हम मैनेजमेंट को डिफरेंट ऑप्शंस देंगे तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बन जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? हाँ सर, समझ आ गया है। ठीक है, चलो, तो ये सब हमने पढ़ लिया था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज हमें एक शर्ट बनानी है। हमें क्या बनानी है, एक शर्ट बनानी है। तो क्या क्या चाहिए शर्ट बनाने के लिए? सर हमें शर्ट बनाने के लिए चाहिए फैब्रिक, हमें चाहिए लेबर, हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, हमें चाहिए एम्प्लॉयज़। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो वेरियस अदर कॉस्ट भी इसमें लगती हैं। ठीक है, तो इन सबको जब हम जोड़ देते हैं, इन सारे खर्चों को हम जोड़ देते हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज को देके ही तो हमें क्या मिलता है, शर्ट। तो सारे खर्चे इस शर्ट को बनाने में जो लगे उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट। उसको क्या कहेंगे हम, कॉस्ट। ठीक है, चलो, तो ये हमने पढ़ लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया था हमारा, कॉस्टिंग पढ़ लिया था हमने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अगली हेडिंग जो है हमारी। क्या आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, और आज के लिए हमारी क्लास फिर खत्म हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, आज तो हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, सिर्फ अपना एक बेसिक माइंडसेट बना रहे हैं कि कॉस्टिंग हमने क्यों पढ़नी है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए आएंगी हमारे पास। ठीक है, चलो लिखो, हेडिंग डालो, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमें करनी है, जिसके अंदर सबसे पहले लिखो कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल कुछ पढ़ा हुआ है, बिल्कुल हमने यहाँ पढ़ा था अभी। देखो, सबसे ऊपर जब हमने पढ़ा था ना कि भाई हम कॉस्ट जो निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं, कॉस्टिंग जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, उसका बेनिफिट क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ हमने पढ़ा था, देखो कॉस्ट कंट्रोल करना, क्या करना, कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, देखो ज़रा, देखो कॉस्ट कंट्रोल। देखो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं भाई, अभी तो शायद आपकी इंटर्नशिप जो है, आर्टिकलशिप शुरू नहीं हुई होगी, लेकिन जब आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगी तो ये आपके साथ भी होगा। और जब आप सीए बन जाओगे तो भी होगा। क्या होगा, देखो, जैसे मान लो कि भाई आप दो दोस्त हैं, ठीक है, एक है राम, एक है रोहन। ठीक है, अब ये दो दोस्त हैं, ये दोनों सीए आर्टिकल हैं। अब क्या हुआ, ये पूछ रहा है राम, कह रहा है कि भाई मैंने तो 1,000 रुपये रिएम्बर्समेंट दिए थे, तो तेरा 2,000 कैसे बना? यानी कि भाई आपका जो सीए है, आपके जो प्रिंसिपल है, उन्होंने आपको एक ऑडिट पे भेजा, उन्होंने कहा भाई यहाँ जाना और यहाँ पे ऑडिट करके आनी है। तो अब क्या होता है, उसमें आने जाने का खर्चा, हो सकता है थोड़ा बहुत खाने पीने का खर्चा, वो सारा आपको ऑफिस से मिल जाता है। आप देते हो कि भाई ये खर्चा लिस्ट बना के आपको ऑफिस से मिल जाता है। अब दोनों को भेजा, राम को भी भेजा और रोहन को भी भेजा, एक एक दिन पे भेजा। तो राम ने जो भेजा ना अपना, वो भेजा 1,000 रुपये का। राम ने कहा कि देखो मेरा आना जाना, रहना तो नहीं, आना जाना खाने पीने का खर्चा 1,000 रुपये होता है, जो मेरी जेब से गया था, और ये ऑफिशियल काम था, आप मुझे रिएम्बर्समेंट दे दो। अब वहीं रोहन को भेजा अगले दिन। रोहन ने जो भेजा, तो रोहन ने कहा कि भाई 2,000 रुपये है। रोहन ने बना के भेजा कि मेरे तो 2,000 रुपये खर्चे हो गए, आना जाना और खाना, ये सब 2,000 रुपये हो गए। अब राम पूछ रहा है कि भैया मेरी रिएम्बर्समेंट तो 1,000 रुपये थी, तेरी 2,000 रुपये कैसे हो गई? तो रोहन बता रहा है कि देख, मैं तो, तू गया था मेट्रो से, मैंने तो करी भाई कैब, ठीक है, तू आया भी मेट्रो से और मैंने तो कैब करके आया मैं, तो भाई मेरा वहाँ तो खर्चा ज़्यादा हुआ। फिर तू गया था एक नॉर्मल से ढाबे पे, रेडी पे, तूने तो नान की थाली खाली 50 रुपये वाली। मैं गया था एक अच्छे से रेस्टोरेंट के अंदर, मैं तो वहाँ पे 400-500 का खाना खा कर आया। तो भाई मेरा खर्चा तो डबल हो गया हर चीज़ का। तो तेरे 1,000 रुपये, मेरे 2,000 रुपये बनते हैं। तो अब राम पूछ रहा है कि भाई ये असली है कि मैं सच में ही ऐसे है? अब रोहन कह रहा है अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, लगे तो मेरे भी 1,000 रुपये ही हैं, लगे तो मेरे भी 1,000 ही हैं, लेकिन मैं तो जानबूझ के 2,000 बना के दिए हैं भाई। 2,000 रुपये का दूंगा, 1,000 रुपये गए हैं, 1,000 रुपये आप वापस आ जाएंगे और 1,000 रुपये अलग से आ जाएंगे, 2,000 रुपये हो गए। आप भी ऐसा करोगे, और जब आप प्रिंसिपल बन जाओगे, यानी कि जब आप सीए बन जाओगे, तो आपका आर्टिकल आपके साथ ये करेगा। ठीक है, आप करोगे ऐसा? ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं करोगे तो पक्का करोगे।
डबल ना करो, थोड़ा बहुत तो 400-500 रुपये आप करोगे ही, क्योंकि देखो वैसे भी सी आर्टिकल को ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है, काम हमसे इतने ज़्यादा कराया जाता है, तो हम क्या करें, थोड़े बहुत यहाँ से अपने रोजगार निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने भी करा, सब करते हैं ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, और सीए को भी पता होता है। हाँ, पर ये नहीं है कि भाई 1000 का खर्चा हो रहा है, जाके बता रहे हो 5000 रुपये लग गए, तब तो भाई दिक्कत है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे था कि भाई नॉर्मल खर्चा 1000 रुपये का होना चाहिए, पर रोहन ने कितना भेज दिया, 2000। तो ये कह रहा है कि भाई मैंने तो सारे एक्सपेंस बढ़ा के दिखाए हैं, एक्चुअली में तो लगे 1000 रुपये ही हैं। अब आपका जो प्रिंसिपल है, आपको जो सीए है, वो क्या कहेगा, वो कह रहा है कि ये तो मुझे चूना लगा रहे हैं कि भैया मैं खुद आर्टिकल बन के सीए बना हूँ, मुझे पता है इनके टेक्निक्स क्या है, और ये मुझे चूना लगा रहे हैं। तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए ये क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड को फिक्स करेंगे। क्या कॉस्ट कंट्रोल के लिए ये स्टैंडर्ड को फिक्स करेंगे मतलब सर मतलब है कि यहाँ पे इनको अपनी जो कॉस्ट थी उसको कंट्रोल करना है, कॉस्ट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या बनाए, स्टैंडर्ड बनाए। क्या स्टैंडर्ड बनाए, इन्होंने बनाए कि भैया देखो कोई भी पर्सन या कोई भी अगर आर्टिकल जाएगा तो वो मेट्रो से ही जाएगा, वो कैब को यूज़ नहीं कर सकता, आपको मेट्रो से ही जाना पड़ेगा, और मेट्रो कार्ड भी ऑफिस का ही मिलेगा, अपना आपको यूज़ नहीं करना है, आपको ऑफिस का ही मेट्रो कार्ड मिलेगा। फिर आपको जो खाना खाना है, खाना खाने के लिए भाई एक नॉर्मल आदमी को लंच के लिए 200 रुपये फिक्स कर दिए, इससे ऊपर अगर आप खा रहे हो तो भाई वो आपकी लग्जरी है, हम उसका पैसा नहीं पे करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कि भैया अगर कोई भी छोटे मोटे खर्चे आपके होते हैं तो वही ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके 500 रुपये और देंगे, इससे ऊपर नहीं देते। बाकी अगर ऊपर खर्चा हो रहा है तो वो आपकी लग्जरी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यानी सब कुछ मिला के ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कितना आना चाहिए, 1000 रुपये, इससे ऊपर का खर्चा नहीं आएगा। ये उन्होंने क्या करा, स्टैंडर्ड बना दिया। ये स्टैंडर्ड क्यों बनाया, ताकि कॉस्ट को कंट्रोल करा जा सके, ताकि कॉस्ट को कंट्रोल करा जा सके। बात समझ आई। हाँ, तो कॉस्टिंग टेक्निक से हमें समझ आया कि कॉस्ट लगी कितने लगी, सर इसकी लगी 1000 पर इसकी लगी 2000, तो हमने स्टैंडर्ड बनाया जिससे मैंने कॉस्ट को कंट्रोल कर दिया। अब हमने जब स्टैंडर्ड बना दिए तो जब राम और रोहन ये बाद में ऑफिस छोड़ के चले जाएंगे, यानी अपने सीए फाइनल के लिए जब तैयारी करेंगे, छुट्टी ले लेंगे और सीए बन जाएंगे, तो ये तो चले जाएंगे, इनकी जगह नए आर्टिकल आ जाएंगे। अब नए आर्टिकल जब आएंगे तो उनके लिए पहले से एक स्टैंडर्ड बने होंगे। ठीक है, पहले से एक स्टैंडर्ड बने होंगे, उन्हीं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। तो जब हमने स्टैंडर्ड बना दिए तो हमारी कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कंट्रोल हो गई। अगर हम ये सब नहीं करते तो जेब से पैसा जाता रहता, और जेब से पैसा जाने का मतलब है हमारे खर्चे बढ़ते रहना, और खर्चे बढ़ने का मतलब है प्रॉफिट का कम हो जाना। क्या अब आपको बात समझ आई? हाँ सर, समझ आ गया है, और ये आप भी करेंगे, और अगर आपने आर्टिकलशिप शुरू कर दी होगी तो ये करा भी होगा आपने। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं देखो, हिंदी में पढ़ते हैं, चलो पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। कह रहा है इट इन्वॉल्व्स डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ईच कॉस्ट। बताओ क्या कहा उसने, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ईच कॉस्ट, मतलब सर हम डिटेल में एग्जामिन करेंगे हर कॉस्ट को। तो सर यही तो हमारी टेक्निक्स थी, यही तो हमें कॉस्टिंग की टेक्निक्स पढ़नी है। बिल्कुल, अब आपको समझ आया कि कॉस्टिंग में हमें क्या पढ़ना है। सर डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे हर एक कॉस्ट का, डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे हर एक कॉस्ट का, in the light, detailed examination of each cost in the light of advantage received from the incurrence of cost। कह रहा है इससे हमें ये पता चलेगा कि कोई एडवांटेज हो रहा है हमारे इस कॉस्ट को इनकर करने से, यानी इतना खर्चा करने से कोई फायदा हो रहा भी है नहीं हो रहा। जैसे मैंने आपको कहा था कि भैया हमने इन लोगों को पैसे दे रखे हैं कि भैया जाओ और जाके ऑडिट करके आओ, पर ये तो भाई अपने मन मर्जी से कोई कैब में जा रहा है, कोई लिफ्ट मांग के जा रहा है, कोई रैपिडो से जा रहा है, मतलब भाई क्यों जा रहे हो, जो खर्चा नॉर्मल हो सकता है मेट्रो से चले जाओ ना। फिर 10, we can state that cost is analyzed to know whether cost is not exceeding its budget and whether further cost reduction is possible। यानी कि एनालाइज करके हमें क्या पता चलेगा, सर हमें ये पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे कॉस्ट को कम करा जा सकता है। पहली चीज तो क्या बजट से ज़्यादा जा रहा है, बजट कितना बनाया कि भाई 1000 नॉर्मल होना चाहिए, क्या बजट से ज़्यादा जा रहा है, और फर्दर क्या ये उससे भी कम करा जा सकता है कि भैया हमने कहा मेट्रो से जाना है, और अगर हम उसको कहते हैं कि भाई मेट्रो से जाओगे तो वहां से आगे रिक्शा करके जाते हो ना 50 रुपए का, रिक्शा भी मत करना, 2 किलोमीटर है, पैदल ही चले जाना, आने आने रिक्शे के आपके 100 रुपये भी बच जाएंगे। बताओ समझ आया? तो कह रहे क्या और भी पॉसिबिलिटी है उसको कम करने की, उसको कहा जाता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। यानी कॉस्ट कंट्रोल कुछ नहीं होता, सिंपल है, हम कॉस्टिंग टेक्निक से कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद चेक करेंगे क्या हमने जो बजट बनाया उस अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है, और क्या पॉसिबिलिटी है इसको और कम करने की। हिंदी में पढ़ो, किसी भी प्रोडक्ट सर्विस बनाने में कॉस्ट तो लगेगी, लेकिन हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे एंड डिसिप्लिन से एक्सपेंस करेंगे,
ताकि कॉस्ट इंक्रीज ना हो पाए। यानी कि भाई हमने बजट तो बना दिया और हम डिसिप्लिन से खर्चा करेंगे ताकि कॉस्ट इंक्रीज ना हो पाए, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। भैया हमने बजट बनाया था 1000 रुपये का, मेट्रो का किराया बढ़ गया तो क्या करेंगे, हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है फिर हम वहाँ से रिक्शे में जाते हो, रिक्शे वाला पहले 10 रुपये लेता था, अब रिक्शे वाला 15 रुपये ले रहा है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कहीं कहीं जगह पे कॉस्ट बढ़ भी जाती है, लेकिन नॉर्मली हम एक बजट बना के चलते हैं। क्या अब आपको कॉस्ट कंट्रोल समझ आ गया? हाँ सर, कॉस्ट कंट्रोल कुछ भी नहीं है। कॉस्ट कंट्रोल सिंपल ये बात कहता है कि भैया कॉस्ट तो लगेगी, कॉस्ट को हम एनालाइज करेंगे और डिसिप्लिन से खर्चा करेंगे ताकि कॉस्ट इंक्रीज ना हो पाए, या फिर कम करने का अगर कोई पॉसिबल रूट आउट है, पॉसिबल उसका कोई रूट है, कोई पॉसिबल तरीका है करने का, कम करने का, तो हम उसको कम भी कर सकें। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। क्या अब आपको कॉस्ट कंट्रोल समझ आ गया? हाँ सर, कॉस्ट कंट्रोल समझ आ गया है। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आओ जरा लिखो अगला, कॉस्ट। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिखी आपने? नहीं लिखी ना? चलो एक काम करो, डेफिनेशन मत लिखो, ये लाइन हिंदी में लिख लो। ये लिख लें? हाँ सर, ये लाइन हिंदी में लिख लो। लिखो, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में कॉस्ट तो लगेगी। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में कॉस्ट या सर्विस तो लगेगी, ठीक है। जैसे करा ना उदय कंट्रोल, उदय कंट्रोल, वैसे किसी भी प्रोडक्ट सर्विस बनाने में कॉस्ट तो लगेगी, लेकिन हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे, लेकिन हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे एंड डिसिप्लिन से एक्सपेंस करेंगे। ये लिखना है भाई, लिखना है, ठीक है। फोन मत देखो, लिखो। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाने में कॉस्ट तो लगेगी, लेकिन हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे एंड डिसिप्लिन से खर्च करेंगे ताकि कॉस्ट इंक्रीज ना हो पाए, ताकि कॉस्ट इंक्रीज ना हो पाए। एंड अगर अगर कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है तो वो पॉसिबिलिटीज भी चेक करेंगे, तो वो पॉसिबिलिटीज भी चेक करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा कॉस्ट कंट्रोल। क्या कहते हैं इसको? कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है सर। कॉस्ट कंट्रोल समझ आ गया। अगला लिखो, कॉस्ट रिडक्शन। क्या लिखो? कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल है। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको यही पढ़ के समझ आ जाएगा। देखो, कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं सर? कॉस्ट कंट्रोल में पता है कॉस्ट तो लगनी है, हम इस तरीके से कॉस्ट को करते हैं ताकि जो कम से कम कॉस्ट है, या जो एक कम से कम तो वैसे नहीं हो सकता, हम उसको ऑप्टिमम कहते हैं। देखो याद रखना, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है बिल्कुल ही लो और एक होता है ऑप्टिमम, ठीक है। लो का मतलब जहां पे कम से कम कॉस्ट लगे, जैसे भी हमारी ऑडिट के लिए हमें जाना है नोएडा सेक्टर 18, और लेट सपोज हमारा जो ऑफिस है वो है कनॉट प्लेस में। कहाँ पे? कनॉट प्लेस में, ठीक है। अब हम अपने आर्टिकल को कहते हैं कि भैया एक काम करो, क्या करो आप, कनॉट प्लेस से नोएडा सेक्टर 18 में जो ऑफिस है हमारे क्लाइंट का, वहाँ जाके ऑडिट करके आओ। अब वो कह रहा है ठीक है सर, मैं ऑडिट करने तो चला जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा कैसे? हमने कहा देखो भाई, हम अपनी कॉस्ट को बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत कम कॉस्ट लगेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, टोटल आपका कुछ आई थिंक 18 किलोमीटर, 18 तो नहीं शायद ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 18 किलोमीटर होगा, 18 किलोमीटर बनता है। एक काम करो, पैदल चले जाओ, पैसा नहीं लगेगा हमारा, ठीक है। ये आपको टांगे दी है भगवान ने, तो ये टांगे यूज़ करो और 11 नंबर की बस पकड़ो अपनी, मतलब अपनी टांगे लो और यहाँ पहुँच जाओ 18 किलोमीटर, और उसके बाद वापस भी आ जाना 18 किलोमीटर, 36 किलोमीटर का काम होगा, ठीक है। वैसे भी क्या करोगे, जिम में जाके, ठीक है, यहीं पे आपके हेल्थ भी बनी रहेगी। जाओ। क्या ये पॉसिबिलिटी सही है या गलत है सर? लेकिन इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, पैसा नहीं लगेगा। ये हमें पैसा, ऐसा नहीं है कि पैसा कम नहीं करना, मैंने क्या लिखवाया आपको कि कॉस्ट तो लगेगी ही, कॉस्ट तो लगेगी ही, यानी हम उसको ऐसे नहीं भेज सकते। हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि पैदल चले जाओ, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कि भैया किस पे जाओ, जो भी बेनिफिट जहाँ पे होगा हम उसको बोलेंगे मेट्रो से जाओ। देखो सीधी ब्लू लाइन है, मेट्रो पकड़ो, सीधा यहाँ पहुँच जाओ, आराम से एसी में खड़े होकर या बैठ के आपको सीट मिल जाएगी, आराम से चले जाना, राजीव चौक से पकड़ो और अपना निकल जाओ,
बताओ समझ आया या नहीं आया? तो यानी हमें लो नहीं करना होता है, ऐसा नहीं है कि भाई लो का मतलब बिल्कुल ही लो कर दो, हमें ऑप्टिमम करना होता है। ऑप्टिमम का मतलब होता है जहां सबसे अच्छा हो, जहां पे सबसे बेनिफिशियल हो। क्या हो? बेनिफिशियल। ठीक है, समझ आया? तो हम उसको मेट्रो से भेजेंगे। अब वो कहेगा सर मैं ना मेट्रो में ना मुझे चढ़ना पड़ रहा है, उतरना पड़ता है। एक काम कर दो, आप कैब करा दो ना। मेट्रो का किराया जो है लेट्स सपोज आने जाने का पड़ जाता है 100 रुपये, वो कह रहा है कैब करा दो। कैब जो है आने जाने की 500 रुपये की होगी। क्या हम 500 में मान जाएंगे? नहीं, हम बोलेंगे भैया नहीं, हम तो कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। पहले वाला 500 में कैब में जाता था, हम आपको मेट्रो से भेजेंगे, 400 रुपये हमारे बचेंगे। और ये ऑप्टिमम भी है, सही भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। एसी में जाओगे, आराम से जाओगे, कोई ना तो भीड़ होती है ना कोई इतना, और टाइम से आप पहुंच भी जाओगे, जाम से भी बचोगे। ठीक है, तो यानी कि कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हमें कॉस्ट तो लगेगी लगेगी, लेकिन कॉस्ट को ऑप्टिमम करना होता है। बिल्कुल हम रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो मिनिमम आपका है, मतलब मिनिमम जो ऑप्टिमम आपका है, बेनिफिशियल जो है, वो तो जाएगा ही जाएगा आपका। यानी क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो 36 किलोमीटर पैदल नहीं भेजेंगे उसको। ठीक है, और अगर आपका एम्प्लॉय उसको आपका एम्प्लॉयर जो अपने सीए आकर कहते हैं, तो अब आपको निकलना कैसे है, वो रास्ता आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। चलो, तो कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है? देखो, कॉस्ट रिडक्शन में हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे। कॉस्ट कंट्रोल में भी करते थे, कॉस्ट रिडक्शन में भी एनालाइज करेंगे। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल में मैं कॉस्ट को जीरो नहीं कर सकता। कॉस्ट कंट्रोल में मैं कॉस्ट को ऑप्टिमम करूंगा, लो नहीं करूंगा, याद रखना, ऑप्टिमम करूंगा, लेकिन जीरो नहीं कर सकता। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन में हम रियल एंड परमानेंट रिडक्शन कर सकते हैं। यानी कि रियल मतलब एक्चुअल में हो रही है, और परमानेंट हो रही है। ऐसा नहीं कि अभी नहीं, अभी हटा दी बाद में कर दी, नहीं, रियल एंड परमानेंट। मतलब जैसे कि भाई हमारी एक कार थी, ठीक है, या फिर लेट सपोज हम इसको कह रहे हैं कि भाई जाके नोएडा में ऑडिट करके आओ, और मुझे भी वहीं जाना है, लेट सपोज, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल मुझे भी नोएडा जाना है, और मैं इसको कहता हूँ कि एक काम करो, मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा। तो बताओ, कोई आने जाने में पैसा लगा? नहीं लगा। मतलब वापस भी लेट सपोज मुझे आना था, तो मैं इसी को लेके गया और इसी को साथ में लेकर आ गया। तो मैं अकेला जाता तब भी पैसे लगते, इसको साथ में लेके गया तब भी, मतलब वही पैसे इसके जो मेट्रो के थे वो बच गए। तो क्या मैं इसको कॉस्ट रिडक्शन कहूंगा? नहीं, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन होनी चाहिए परमानेंट। कॉस्ट रिडक्शन क्या होनी चाहिए? परमानेंट। और ये सिर्फ 1 टाइम या 2 टाइम ही है। ठीक है, तो ना तो ये कॉस्ट कंट्रोल में आएगा, ना ही कॉस्ट रिडक्शन में आएगा। ठीक है, ये तो ये है कि एक टाइम पे आपने थोड़ा सा पैसा बचा लिया आपने। तो कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है सर? कॉस्ट रिडक्शन में भी हम कॉस्ट को एनालाइज करेंगे, कॉस्ट को एनालाइज तो करेंगे, लेकिन उसके बाद एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे? उसको परमानेंटली परमानेंटली रिड्यूस करेंगे। परमानेंटली रिड्यूस करेंगे, इसका मतलब वो कॉस्ट हो जाएगी मेरी जीरो। कॉस्ट क्या हो जाएगी मेरी? जीरो। तो द एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस स्टैंडर्ड विदाउट इम्पेयरिंग द suitability फॉर द यूज इंटेंटेड फॉर डिमिनिशिंग इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कह रहा है कि भैया कॉस्ट को आप परमानेंटली कम तो कर दोगे, लेकिन इसकी वजह से आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्वालिटी कम कर दी। जैसे कि भाई हम शर्ट बनाते हैं, लेट सपोज हम शर्ट बनाते हैं, और शर्ट बनाने के लिए हम जो कपड़ा लेते हैं वो लेते हैं लेट सपोज 500 रुपये मीटर वाला। यानी 1 मीटर कितने का आ रहा है? 500 रुपये, लेट सपोज। ठीक है, अब हम कह रहे नहीं हमें तो कॉस्ट को कम करने में सस्ते में देना है। तो अब हमने कहा कि शर्ट को बनाने में हम 200 रुपये वाला, 200 रुपये मीटर वाला कपड़ा ले लेंगे। तो भैया यहाँ तो आप क्या कर रहे हो? आपने कॉस्ट को रिड्यूस तो कर दिया, लेकिन यहाँ से आपने क्या करा? आपने क्वालिटी भी गिरा दी। तो भैया ये कॉस्ट रिडक्शन नहीं होगी, ये कॉस्ट रिडक्शन नहीं होगी। आपको कॉस्ट तो रिड्यूस करनी है, जीरो करनी है, लेकिन क्वालिटी कम नहीं करनी है। तो सर ऐसे कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे यहाँ पे वेयर हाउस है, गोडाउन है, गोडाउन के अंदर हमने 2 लोगों को रखा हुआ है, दो अपने उनको रखा हुआ है, क्या कहते हैं ये, सिक्योरिटी गार्ड वालों को। ठीक है, 2 सिक्योरिटी गार्ड वालों को रखा हुआ है, एक यहाँ खड़ा होता है, एक यहाँ खड़ा होता है। तो हमें लगा कि यार 2 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है, एक से भी काम चल जाएगा, तो हमने एक को परमानेंटली हटा दिया। तो ये आएगा कॉस्ट रिडक्शन के अंदर, ये आएगा कॉस्ट रिडक्शन के अंदर। ठीक है, या फिर हो सकता है जैसे लेट सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ कि, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ कि देखो, हमारा जो भी सामान था, जो भी हमारा रॉ मटेरियल है, लेट सपोज हमारी फैक्ट्री है, हमारा सारा रॉ मटेरियल ट्रेन से आता है। कैसे आता है? ट्रेन से आता है। और यहाँ मेरी फैक्ट्री है, यहाँ पे क्या है? मेरी फैक्ट्री है। अब क्या है कि जो मेरी ट्रेन है, सॉरी, जहाँ पे स्टेशन पे वो उतरता है मेरा सामान, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक लेकर आने में ये टोटल पड़ जाता है 20 किलोमीटर। कितना पड़ जाता है? 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर पूरा सामान लेकर आना, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता रहता था हमारा। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि एक काम करो, ये फैक्ट्री को यहाँ से हटाओ,
और अपनी पूरी फैक्ट्री है ना सिर्फ यहाँ पे लेकर आ जाओ पास में, जो कि सिर्फ 5 किलोमीटर है। यानी जहाँ मेरा सामान उतरता है रेलवे से, वहीं से मेरी फैक्ट्री कितनी दूर है? 5 किलोमीटर। बताओ मेरा कितना बच गया? सर 15 किलोमीटर आपका आना जाना बच गया। कितना बच गया? 15 किलोमीटर आना बच गया। तो साल भर का मेरा कितना बच जाएगा? बहुत पैसा बच जाएगा। तो ये है परमानेंटली रिडक्शन इन द कॉस्ट। ये हमने कैसे करा? जब तक कॉस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक ये नहीं कर पाएंगे। यानी कॉस्ट को एनालाइज करके हमने दो काम करे, कॉस्ट को एनालाइज करके हमने दो काम करे, ठीक है। इसको यहाँ लिखता हूँ, ये कॉस्ट को एनालाइज करके कॉस्ट को एनालाइज करके हमने दो काम करे। एक तो हमने करा कॉस्ट कंट्रोल, क्या करा? कॉस्ट कंट्रोल। और दूसरा क्या करा सर? करा कॉस्ट रिडक्शन। क्या करा? कॉस्ट रिडक्शन। बताओ समझ आया? कॉस्ट कंट्रोल में हम क्या करते हैं सर? कॉस्ट कंट्रोल में हम कॉस्ट को लो नहीं करते, हम करते हैं ऑप्टिमम। क्या करते हैं? ऑप्टिमम। और कॉस्ट रिडक्शन में हम कॉस्ट को क्या करते हैं सर? कॉस्ट को करते हैं जीरो। कॉस्ट को करते हैं जीरो, बट डज नॉट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी जो भी आप गुड्स या सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी में कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब क्या है कि भी हमारी प्रायोरिटी होती है दो चीज़ों की, एक तो ऑडियो और वीडियो, एवी। हमारा ऑडियो वीडियो सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्लास देख रहे हो, ऑडियो या वीडियो में से दोनों में कोई भी चीज़ खराब हुई तो ये क्लास बेकार है, सिंपल बेकार है। या कोई भी आप मूवी देखो या कुछ भी ऐसा, ऑडियो वीडियो बहुत ज़रूरी है। अब मैं कोई बेकार सा या फिर एक नॉर्मल कैमरा ले आता हूँ, मैं कहता हूँ यार कैमरा महंगा, एक काम करो दूसरा कैमरा ले आओ, सस्ता कैमरा ले आओ, तो कॉस्ट रिडक्शन तो हो गई, पर क्वालिटी वीडियो की खराब हो जाएगी। या मैं माइक कहता हूँ माइक सस्ता वाला ले आओ, तो आपकी वीडियो ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये बताओ समझ आया? इसको लिख लो। कॉस्ट को एनालाइज करके हम दो चीज़ें करेंगे, क्या? एक तो कॉस्ट कंट्रोल और दूसरा कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। ये लिख लो, यहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमम होगा और यहाँ पे क्या होगा? कॉस्ट जीरो, ठीक है। लिख लो ये, बट डज नॉट रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज। ये बताओ समझ आया? ये नहीं आया? अब जरा पढ़ो उसको, क्या लिखा है, कहाँ गया? हाँ चला गया, ये रहा, हाँ। पढ़ो जरा, कह रहा इट मे बी, ठीक है। एक काम करो, लिख लो, लिखो, कॉस्ट रिडक्शन मीन्स द अचीवमेंट ऑफ, कॉस्ट रिडक्शन मीन्स द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन, द अचीवमेंट ऑफ रियल परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट। ये क्या होता है यूनिट कॉस्ट? अभी देखेंगे, ठीक है। परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट, वैसे बताऊँ ये होता है यूनिट कॉस्ट, मतलब ये हम कहते हैं पर यूनिट कितना कम हो गया, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। नहीं समझ आया तो कोई नहीं, अभी करेंगे। द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड permanent reduction in the unit cost of goods manufactured, of goods manufactured, लिखना है भाई, लिखना है, of goods manufactured और services rendered, of goods manufactured और services rendered, of goods manufactured और services rendered without impairing, impairing का मतलब है क्वालिटी को गिरा देना, without impairing their suitability, without impairing their suitability for the, without impairing the suitability for the use intended for the use intended for, use intended or for नहीं, for the use intended or diminishing in the quality of product, diminishing in the quality of product, ठीक है। यानी कि कॉस्ट तो जीरो करनी है लेकिन क्वालिटी को कम नहीं करना है। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है सर, समझ आ गया है, ठीक है। ये पढ़ो क्या लिखा है, कॉस्ट रिडक्शन इज एन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वेयर कॉस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बिलीव टू हैव अ स्कोप ऑफ फर्दर रिडक्शन। कह रहा है हमें लगता है कि भाई और कम इसकी कॉस्ट करी जा सकती है, जीरो तक हम इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, ये क्या होता है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। एक काम करो, पढ़ लो इसको पॉज करके, जो मैंने चीज़ें बताई है बस वही है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। चलो आगे लिखो, हेडिंग डालो कॉस्ट यूनिट, ठीक है। लिख लिया, पढ़ लिया आपने? ये पढ़ लिया ना? मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो आगे लिखो, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? कॉस्ट यूनिट
जैसे एग्जाम्पल, आप गए एक, कहाँ पे, दूध लेने गए, आप क्या लेने गए, दूध लेने गए, ठीक है। जैसे आप बचपन में जाते थे दूध लेने, मम्मी कहती थी भाई चाय बनानी है, जाओ चाय, जीभ आ गई, कोई गाली दे रहा है, आप तो नहीं दे रहे, कि सर छोड़ नहीं रहे, अभी छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो, दोबारा दोबारा दो, देखो, आपको शाम को मम्मी कहती थी कि भाई जाओ और दूध लेकर आ जाओ, आप कहते ठीक है चाय बनानी है, तो आप जाते थे डेयरी पे। अब आप डेयरी पे गए और वहां जाके उसको कहते हो एक काम करो, 1 किलो दूध दे दो, ऐसे कहते हो कि 1 किलो दूध दे दो या 1 किलो की थैली दे दो। क्या दूध आपको किलो में मिलता है? वो दूध लेता है, उसको अपने जो वेटिंग मशीन होता है उसमें डालता है, फिर देखता है अच्छा 1 किलो आ गया, ये लो भाई 1 किलो दूध ले जाओ, क्या ऐसे होता है? ठीक है, नहीं ऐसे तो नहीं होता सर। एक्चुअली में जो दूध है ना वो किलो में मिलता ही नहीं है, दूध मिलता है कैसे, लीटर में। दूध कैसे मिलता है, लीटर में मिलता है आपको, कि भाई आधे लीटर है, 1 लीटर है, लेकिन हम क्या कहते हैं उसको, किलो में कहते हैं, पता नहीं क्यों कहते हैं पर कहते हैं, मैं भी कहता था बचपन में, आप भी कहते होगे, ठीक है, लेकिन ये किलो में मिलता है। ऐसे ही लेट सपोज आप केले लेने गए, केले मतलब बनाना, ठीक है, और आप कह रहे हो कि एक काम करो 2 किलो केले तोल दो, क्या केले वो आपको किलो में देगा? कहीं कहीं जगह मिलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं जगह, लेकिन नॉर्मली केले कैसे मिलते हैं सर, केले मिलते हैं डजन में, केले कैसे मिलते हैं, डजन में, यानी कि वो आपको बोलेगा आधा दर्जन, यानी 6 केले इतने हैं, 1 दर्जन इतने का है, 2 लोगे तो इतने का पड़ेगा, यानी केले जो आपको तोल के नहीं मिलते, डजन में मिलते हैं। तो यानी क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसकी एक कॉस्ट यूनिट होती है। कॉस्ट यूनिट कुछ नहीं है, जो उसको नापती है, उसको नापने का जो यूनिट होता है, उसको नापने का जो मापदंड होता है, उसको कहते हैं उसकी यूनिट। जैसे दूध मिलता है आपको लीटर्स में, दूध मिलता है लीटर्स में, ऐसे ही जब आप जाते हो सीएनजी भरवाने, तो क्या सीएनजी आपको लीटर में मिलती है कि इतने लीटर सीएनजी भर दिया? नहीं सर, पेट्रोल आपको लीटर में मिलता है, डीजल आपको लीटर में मिलता है, लेकिन सीएनजी कैसे मिलती है, किलोग्राम में। सीएनजी कैसे मिलती है आपको, किलोग्राम में। अगर आपको नहीं पता था तो जाके देखना, जब भी आप सीएनजी भरवाओगे या आपके मम्मी पापा या कोई भी सीएनजी भरवाते हैं तो देखना सीएनजी हमेशा किलोग्राम में होती है। क्यों? क्योंकि जो सीएनजी का सिलेंडर होता है वो सिलेंडर उसके वेट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब उसका जो भी उसमें वेट होता है गैस का, उस अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज होता है। ऐसे ही जो सब्जियां आप लेने जाते हो या फ्रूट्स लेने जाते हो बनाना को छोड़ के, वो कैसे मिलता है आपको, किलोग्राम में। और जैसे ही लाइट है, बिजली जो जिसको हम कहते हैं, वो कैसे मिलती है, किलोवाट में। कैसे मिलती है आपको, किलोवाट में, यानी 1 किलोवाट 2 किलोवाट ऐसे मिलती है। ऐसे ही कुछ चीज़ें होती है, जैसे सीमेंट की बोरी हो गई या ईंटें हो गई, ईंटें आपको कैसे मिलती है, पर पीस मिलती है, वो डजन में नहीं मिलती, पर पीस मिलती है, 1 ईंट 2 ईंट। ऐसे ही जो आटे की बोरी हो गई या फिर आटे की बोरी तो नहीं, सॉरी, जैसे कि आपकी हो गई सीमेंट की बोरी हो गई या कोई और बोरी हो गई, तो वो पर बैग या पर बोरी आपको वैसे वो मिलती है। तो इसको कहते हैं कॉस्ट यूनिट। क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट यूनिट। क्या अब आपको कॉस्ट यूनिट समझ आ गई? सर ये तो हमें पहले ही पता था, पहले पता था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो, और क्या रह गया, और हमारा रह गया, हाँ ये तो हो गया, हमारा लेक्चर 1 तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। देखो, जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा सर कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। कह रहे जब हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट निकलेगी, बिल्कुल ठीक। उस कॉस्ट को निकालने के लिए जो टेक्निक एंड प्रोसेस यूज करेंगे उसको हम कॉस्टिंग कहेंगे, बिल्कुल ठीक। कॉस्ट अकाउंटिंग ये तो हमने पढ़ लिया था। फिर, और जब उन कॉस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे, या यानी कि कॉस्ट की अकाउंटिंग करना, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है ये हमने पढ़ा नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं है, फिर भी ऐसे बता देता हूँ, वैसे तो बाद में हम पढ़ेंगे इसको। कह रहे कि देखो बेटा, हमने कॉस्ट निकाली, फिर कॉस्टिंग करी, कॉस्टिंग की टेक्निक को यूज़ करके कॉस्ट अकाउंटिंग करी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना ली। अब उससे हम डिसीजन लेंगे तो कॉस्ट कंट्रोल एंड टू फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी, तो उसको हम कॉस्ट अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ आया तो कोई नहीं, हमें करना है। तो कॉस्ट हमें समझ आएगी, गुड्स या सर्विस बनानी है तो उसमें लगने वाले सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, प्रोडक्ट की सर्विस की कॉस्ट मिल जाएगी। कॉस्टिंग क्या होती है सर? कॉस्टिंग होती है कॉस्ट निकालने के लिए जो टेक्निक एंड प्रोसेस यूज करेंगे उसको कॉस्टिंग कहेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो उस प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग को कॉस्ट अकाउंटिंग कहेंगे। और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है सर? कॉस्ट अकाउंटेंसी होती है हम कॉस्ट निकाल ली, फिर कॉस्टिंग की टेक्निक को यूज़ करके हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की, उससे बुक्स बना ली। अब हम डिसीजन मेकिंग लेंगे कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट कंट्रोल एंड टू फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी, उसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। बताओ समझ आया? ठीक है सर, ये लेक्चर 1 हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं, अभी खत्म नहीं होता, 2-3 चीज़ें मुझे और करानी है, फिर हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। ठीक है।
हाँ सर, ये तो इजी था और इजी ही है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर करेंगे। आओ ज़रा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसके बेस पे ही मुझे आपको अगला चैप्टर कराना है और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कॉस्ट शीट, जो कि अगली क्लास में शुरू हो जाएगा। अभी तो हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना था, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। देखो, अब हमने पढ़ा था कि सर हमें कॉस्ट को निकालने के लिए कॉस्टिंग में अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी है। तो उसी टेक्निक्स के अंदर हमें कॉस्ट को अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ता है, यानी क्लासीफाई करना पड़ता है। तो हम कैसे क्लासीफाई करते हैं सर? हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट। मतलब क्या हुआ सर? नेचर और एलिमेंट मतलब जैसी जिसकी कॉस्ट वैसा उसका नाम। जैसे हम मटेरियल खरीदेंगे तो भाई मटेरियल का खर्चा, उसको हमने कहा मटेरियल कॉस्ट। हमने लेबर को पैसे दिए या एम्प्लॉय को पैसे दिए तो लेबर कॉस्ट। हमारे कुछ और खर्चे हुए डायरेक्ट तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। यानी जैसी जिसकी कॉस्ट वैसा उसको नाम दे दिया। सर ये ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सर अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, ठीक है। हम अलग अलग टाइप के गुड्स अलग अलग प्रोसेस से बनाते हैं, इसलिए उनकी टेक्निक्स भी अलग अलग होती हैं। तो इसलिए मुझे उनकी कॉस्ट को भी अलग अलग हिस्सों में बांटना पड़ा। और जब आप ये पढ़ेंगे ना पूरा, जब आप कॉस्टिंग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं सर चीज़ें तो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही रहता है। क्योंकि मैंने देखो, मैन्युफैक्चरिंग का जो बेसिक प्रोसेस है ना, वो तो सेम है। बेसिक प्रोसेस क्या है कि कच्चा माल आएगा, प्रोसेस में जाएगा, आउटपुट निकलेगा। ये एक बेसिक प्रोसेस है। ये हर किसी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सेम होना है। हाँ सर, ये तो हर किसी मैन्युफैक्चरिंग में सेम होना ही होना है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम फंक्शंस के अकॉर्डिंग बांटते हैं। ये तो हमें पढ़ना है कॉस्ट शीट के अंदर। कितने फंक्शंस है वो हमें पढ़ने हैं, कॉस्ट शीट में हम पढ़ेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग, ये हमें बाद में पढ़ना है। मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग हमने पता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी करनी है हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का तो हमें पढ़ना है, ये पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पार्ट के अंदर। वेरिएबिलिटी और बिहेवियर, यानी कि वेरिएबिलिटी मतलब चेंज हो सकती है। फिक्स कॉस्ट है, ये हमने पढ़ी, आपने पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। वेरिएबल कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं अभी इसको समझा नहीं रहा क्या है क्या नहीं है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा हमें करना है और ये चार्ट आपको अभी बनाना भी है। उसके बाद कंट्रोलेबिलिटी। सर कंट्रोलेबिलिटी से दो ही चीज़ें हैं। घर में दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक तो जिनको कंट्रोल करा जा सकता है, दूसरा जिनको कंट्रोल नहीं करा जा सकता। तो दो टाइप की कॉस्ट हम देख सकते हैं, एक तो कंट्रोलेबल, दूसरा अनकंट्रोलेबल। फिर नॉर्मेलिटी से, सर नॉर्मल में दो ही होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है। हमारे दो टाइप के दोस्त होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और इसी के बेस पे हमारी पूरी कॉस्टिंग डिफाइन है और इसी को लेके हमें हर जगह कॉस्टिंग को पढ़ना है, ठीक है। एक काम करो, टेबल बना लो फटाफट से, बनाओ फटाफट से। बना लिया? चलो, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा क्लास में, और अच्छा लगा है तो अगली क्लास भी देखना अच्छे से। और ये इसको ना रिवाइज ज़रूर कर लेना। ये सारा आपका थ्योरी का पार्ट है। ये इसलिए क्योंकि देखो, सबसे पहले तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना होना चाहिए कि कॉस्टिंग जो हम पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या रीज़न है और इसको पढ़ने से क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। और मैंने कहा था कॉस्टिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, और आपको पास कराने में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो, ओके, टाटा गुड बाय, गया, ख़त्म, बाय बाय, टाटा गुड बाय, ठीक है, चलो।